वो हस्बैंड शब्द मेरे कानों में पड़ना दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल आवाज सुनने जैसा था। ऐसा लगा जैसे पल भर में मेरी पूरी बॉडी नरम पड़ गई हो। मेरे चेहरे पर एक पूरी मुस्कान खिल गई और यहाँ तक कि मेरी आवाज भी थोड़ी हल्की और तैरती हुई निकली। मेरी डियर वाइफ, तुम्हें अचानक सॉन्ग के बारे में पूछने का ख्याल कैसे आया? बस पूछ रहा हूँ। मुझे सोचने दो। मैंने बाउल में उन वेजिटेबल्स को देखा जिन्हें सरीना ने पूरी तरह मैश कर दिया था, और ध्यान से सोचने के बाद मैं समझ गया कि सरीना ने ऐसा क्यों किया होगा। मेरी आंखें हल्की सी झपकी और मेरे चेहरे पर एक कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन आ गया। बेशक मैं बहुत रोमांचित था कि सरीना मुझे हस्बैंड कह सकती थी। सच में बहुत खुश था, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली बार होटल में हुआ था। मैं इन मोमेंट्स में से हर एक को बहुत कीमती मानता था, लेकिन ये अलग था। भले ही दोनों उसके दिल से निकले थे, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट एक जैसा नहीं था। वो मुझे फिर से प्लीज करने की कोशिश कर रही थी। मुझे अचानक रोने की इच्छा हुई। यह पागल औरत, क्या उसे हमेशा अपना प्यार इसी तरह एक्सप्रेस करना पड़ता था, इतनी सावधानी से और झिझकते हुए जैसे किसी पालतू छोटी बिल्ली के बच्चे को सहारा दिया गया हो? इसने मेरे दिल को दुखा दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके बारे में क्या किया जाए। सरीना ने एक पल इंतजार किया और फिर भी मेरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसके अंदर थोड़ी बेचैनी होने लगी। वो मेरी तरफ ऊपर देखना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर बाद सरीना ने महसूस किया कि मैं उसके पास हिला हूं। अगले ही सेकंड उसकी बॉडी को अचानक एक वार्म एम्ब्रेस में खींच लिया गया। मेरी कोमल आवाज उसके कान में गूंजी। मैंने पहले ही एक सॉन्ग सोच लिया है। खाना खाने के बाद मैं इसे लिख दूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है? मेरी गर्म सांसें धीरे से उसके कान पर पड़ीं। सरीना की बॉडी एक पल के लिए अकड़ गई, फिर जल्दी ही नरम पड़ गई। इस क्लोजनेस ने उसके पैरों को थोड़ा कमजोर महसूस कराया। उस मोमेंट में वो पूरी तरह भूल गई थी कि वो क्या कहना चाहती थी। मैंने सरीना को जाने देने से पहले बस एक छोटे से मोमेंट के लिए उसे प्यार से पकड़ कर रखा। ज्यादातर इसलिए क्योंकि ये कोमल झुक जाने वाली सरीना बहुत ज्यादा टेम्पटिंग थी। मुझे डर था कि मैं खुद को उसका फायदा उठाने से रोक नहीं पाऊंगा। लंच बनाने में पूरा 1 घंटा खिंच गया। टेबल पर सरीना थोड़ी शांत थी। वो छोटे छोटे निवाले खा रही थी, गाल थोड़े फूले हुए थे। अभी किचन में वापस उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन मेरे अचानक मूवमेंट ने उसके थॉट्स को पूरी तरह बिखेर दिया था। वो असहनीय जेम्स रिवर्स अभी भी उसके सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। खाने के बाद सरीना ने खुद सफाई करने की जिम्मेदारी ली, जबकि मैं स्टडी रूम चला गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पहले ही समझ लिया है कि मुझे क्या करने की जरूरत है, भले ही इससे सरीना को अभी के लिए थोड़ा बुरा लगे। मेरा मानना था कि इसके बाद सरीना मुझे नेचुरली और फ्री होकर हस्बैंड बुलाएगी, न कि केवल ऐसी सिचुएशन में। बर्तन धोने के बाद सरीना सोफे पर सिमट कर बैठ गई। वो एक धुंध में स्टडी रूम की डायरेक्शन में घूरती रही। उसकी आंखें चाहत और खुद को रोकने के बीच झपक रही थीं। अंत में उसने अपने होंठ भींच लिए और उसकी आंखों में जो बचा था वो सिर्फ कोमल गर्माहट थी। इंतजार काफी लंबा खिंच गया, दोपहर के 4 बजे के बाद तक। इससे पहले कि मैं आखिरकार जब मैं 2 शीट्स लेकर स्टडी रूम से बाहर निकला तो मैंने सरीना की आंखों में एक अचानक चमक देखी और उसके हाथों की पकड़ मैन्युस्क्रिप्ट पेपर पर बिना सोचे थोड़ी और टाइट हो गई। उसका वो केयरफुल और झिझक भरा प्यार कुछ ऐसा था जिसने मुझे गहराई से छू लिया था और मुझे बराबर का बेबस भी कर दिया था। मैंने अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान लाई, उसके पास जाकर बैठ गया। इसे देखो, एक रोमांटिक डुएट। मैंने इसका इंतजाम कर दिया है। सरीना ने मेरे हाथों से वो मैन्युस्क्रिप्ट पेपर ले लिया। अब तक वो मेरी क्रिएटिव एबिलिटीज की पूरी तरह से आदी हो चुकी थी। जो हैरानी उसने पहले महसूस की थी, उसका अब नामो निशान नहीं था। उसने जल्दी से लिरिक्स और शीट म्यूजिक पर नजर डाली। कहने की जरूरत नहीं है कि सॉन्ग हमेशा की तरह एक्सीलेंट था। मेरे लिरिक्स और मेलोडीज में हमेशा लोगों को पूरी तरह अपनी ओर खींचने का एक तरीका होता था, लेकिन सरीना को अभी उन सब चीजों के बारे में सोचने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे बस एक नज़र इस लव सॉन्ग को देखने की जरूरत थी जो कीवर्ड से इतना परफेक्टली मैच कर रहा था, और फिर उसकी आंखें मुझ पर आकर टिक गईं और वहां से हटने का नाम नहीं ले रही थीं। उसकी नजरों में जो उम्मीद थी वो साफ देखी जा सकती थी, लेकिन मैंने ऐसे एक्ट किया जैसे मैंने कुछ नोटिस ही नहीं किया हो। मैंने आलस के साथ अंगड़ाई ली और अपनी नजरों को कहीं और घुमा लिया। सरीना ने अपने होंठ भींच लिए। उसकी आंखों की उम्मीद अब डिसअपॉइंटमेंट में बदल गई। उसने अपना सिर झुकाया और फिर से अपने हाथ में मौजूद लिरिक्स को देखने लगी, थोड़ा बुरा महसूस करते हुए। वो ये सॉन्ग जेम्स रिवर्स के साथ मिलकर गाना चाहती थी। सरीना, जिसे फिनाले के इस राउंड के लिए एक गेस्ट परफॉर्मर की जरूरत थी, उसने अपना सिर उठाया, हाथों में मैन्युस्क्रिप्ट पेपर को कसकर पकड़ा और धीरे से कहा, हस्बैंड, मेरे पास कोई गेस्ट परफॉर्मर नहीं है। मैं थोड़ा कांप गया। सरीना के उस कोमल हस्बैंड शब्द और उसकी आवाज में छिपे हुए दुख ने मेरे दिल को एक जोरदार झटका दिया। मैंने खुद को मजबूर किया कि अपना सिर पीछे की ओर झुका लूं और उसकी तरफ न देखूं।
मुझे डर था कि एक नज़र मुझे पूरी तरह से टूटने पर मजबूर कर देगी। कोई बात नहीं, यिंग है एंटरटेनमेंट, जरूर कुछ न कुछ सॉर्ट आउट कर लेगा। मैंने अपने एक्सप्रेशन को छिपाने के लिए फिर से अंगड़ाई ली और एक कैजुअल अंदाज में कहा। सेरीना ने अपने होंठ और भी जोर से भींच लिए। उसने अपना सिर नीचा कर लिया। मुझ पर यह जाहिर नहीं होने देना चाहती थी कि उसकी आंखों में आंसू आने लगे हैं। कमरे में खामोशी छा गई। दोनों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं इंतजार करता रहा, इंतजार की सेरीना कुछ बोलेगी, लेकिन काफी देर बाद भी उसने कुछ नहीं कहा। मैं लिली को लेने जा रहा हूं। मैंने एक लंबी सांस ली और सेरीना की तरफ देखे बिना सीधे खड़ा हो गया और दरवाजे की तरफ चल दिया। सेरीना वहीं बैठी रही और मुझे दरवाजे से बाहर जाते हुए देखती रही और फिर सामने का दरवाजा बंद हो गया। वो सोफे पर बिल्कुल वैसे ही बैठी रही, एकदम शांत और खामोश, जैसे उस सुबह क्लासरूम में लिली बैठी थी, होंठ भींचे हुए चुपचाप आंसू गिरने दे रही थी। एक बच्चा जो कभी रोता नहीं और जिद नहीं करता, उसे कभी कैंडी नहीं मिलती। वो फ्रेज अचानक मेरे दिमाग में आया। मैं बाहर दरवाजे के फ्रेम से सटकर खड़ा हो गया। मेरी डार्क आंखों में उदासी की एक झलक थी। मैं जियांग हुआ किंडरगार्टन के एंट्रेंस पर पहुंचा। वहां ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। थोड़े ही समय में स्कूल की बेल बज गई। छोटे बच्चों की लाइनें अपने क्लास टीचर्स के पीछे पीछे खुशी खुशी पेरेंट पिकअप एरिया की तरफ आने लगीं। मैंने लिली को सही सलामत ले लिया। सुबह के मुकाबले लिली का मूड काफी हद तक बहुत बेहतर था। उसका छोटा सा चेहरा मुस्कानों से भरा हुआ था। साफ तौर पर उसे सुईन और लुदान ने मना लिया था। ये किंडरगार्टन टीचर्स बच्चों को बहलाने में वाकई बहुत स्किल्ड थे। जैसे ही लिली ने डैडी को देखा, वो अपने नन्हे पैरों से दौड़ पड़ी और सीधे मुझसे लिपट गई। मैंने उसे नेचुरली अपनी गोद में उठा लिया और उसके छोटे से गाल पर एक किस किया। लिली ने चारों तरफ नजर घुमाई, फिर अपनी बड़ी आंखें झपकाईं और एक पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ अपने डैडी को देखा। डैडी, मम्मी लिली को पिक करने क्यों नहीं आई? मैं तुरंत स्पीचलेस हो गया। क्या मैं वाकई ये कह सकता था कि मम्मी घर पर रो रही हैं क्योंकि डैडी उनके साथ मीन थे? जब हम घर पहुंचे, सेरीना ने पहले ही डिनर बना लिया था। अब जब लिली ने किंडरगार्टन जाना शुरू कर दिया था, तो सुबह जल्दी उठने का मतलब था जल्दी जागना, इसलिए वो पहले की तरह देर तक नहीं जाग सकती थी। मैंने पहले की तरह ही जारी रखा, सेरीना की नजरों से बचते हुए। मुझे डर था कि जिस पल मेरी आंखें उसकी उन जेंटल आंखों से मिलेंगी, मैं तुरंत सॉफ्ट हो जाऊंगा। डिनर टेबल पर सन्नाटा था। यहां तक कि लिली भी हमेशा की तरह प्लेफुल नहीं थी। वो छोटी बच्ची शायद अपने पेरेंट्स के बीच के मूड को समझ गई थी। वो बार बार अपना सिर घुमाती, कभी अपनी मम्मी को देखती जो सिर झुकाए चुपचाप खाना खा रही थीं, तो कभी एक तरफ चुपचाप बैठे डैडी को। फिर उसके छोटे होंठ एक पाउट में सिमट गए और उसकी छोटी सी बॉडी धीरे से खिसक कर सेरीना की साइड की ओर हो गई। डैडी बुरे हैं, वो पक्का फिर से मम्मी को परेशान कर रहे हैं। तो डिनर के बाद मैंने उसे मनाने में काफी समय बिताया। उस छोटी बच्ची को बार बार चुपचाप रीअश्योर किया कि मैंने सेरीना के साथ बिल्कुल भी बुरा बर्ताव नहीं किया है। तब जाकर कहीं लिली एक गुड गर्ल की तरह सोने के लिए तैयार हुई। सोने से पहले नेचुरली हर रात की तरह बेड टाइम स्टोरी थी। मैं भी काफी समय से इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था। मैंने बेड के दूसरी तरफ चुपचाप लेटी हुई सेरीना पर एक नजर डाली, अपना गला साफ किया और बड़े एक्सप्रेशन के साथ लिली को कहानी सुनाना शुरू किया। एक समय की बात है, एक बहुत ही अच्छी नन्ही वाइट बनी थी। उसकी एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी, एक छोटी ग्रे बनी। लेकिन वो छोटी ग्रे बनी आलसी थी। उस ऑटम हार्वेस्ट सीजन में नन्ही वाइट बनी ने कड़ी मेहनत की और 5 कैरेट्स इकट्ठे किए। एक दिन नन्ही वाइट बनी छोटी ग्रे बनी से मिलने गई और देखा कि छोटी ग्रे बनी वहां भूखी बैठी है और उसे बड़े पिटिफुल तरीके से देख रही है। नन्ही वाइट बनी ने जब देखा कि उसकी प्यारी छोटी ग्रे बनी भूखी रहने वाली है, तो उसने बिना एक पल की हिचकिचाहट के छोटी ग्रे बनी को अपनी एक कैरेट दे दी। छोटी ग्रे बनी ने अब कैरेट मिलने पर खुशी खुशी नन्ही वाइट बनी से कहा, तुम कितनी काइंड हो। छोटी ग्रे बनी से ये सुनकर नन्ही वाइट बनी भी बहुत खुश हुई। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते और नन्ही वाइट बनी फिर से छोटी ग्रे बनी से मिलने जाती और उसे एक और कैरेट दे देती, जब तक कि आखिरकार नन्ही वाइट बनी के पास सिर्फ एक ही कैरेट बची। उस दिन नन्ही वाइट बनी फिर से छोटी ग्रे बनी को ढूंढने आई। नन्ही वाइट बनी ने अपने हाथों में मौजूद आखिरी कैरेट को देखा, फिर अपनी डियर फ्रेंड छोटी ग्रे बनी को देखा। वो जानती थी कि अगर उसने ये आखिरी कैरेट भी दे दी तो वो खुद भूखी रह जाएगी। इस पॉइंट पर मैं रुक गया। मैंने एक बार फिर सेरीना की तरफ देखा, जो अभी भी शांति से अपनी साइड पर लेटी हुई थी। फिर मैंने नन्ही लिली की नाक पर धीरे से थपकी दी। लिली, अगर तुम ये काइंड छोटी वाइट बनी होती और तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड को खोने का डर होता, तो क्या तुम अपने हाथ की आखिरी कैरेट उस छोटी ग्रे बनी को एक बार फिर दे देती? नन्ही लिली की बड़ी गोल आंखें पूरी खुली हुई थीं। कहानी को शांति से सुनते हुए डैडी को सवाल पूछते देख उसने अपनी छोटी सी नाक सिकोड़ी, काफी देर तक गहराई से सोचा और फिर अपने बचकाने अंदाज में कहा, क्या हम इसे आधा आधा बांट सकते हैं? इस तरह न तो नन्ही वाइट बनी और न ही छोटी ग्रे बनी भूखी रहेगी। मैं मुस्कुराया और नन्ही लिली के सिर को सहलाते हुए कहा, बेशक हम कर सकते हैं। लिली बहुत स्मार्ट है,
लेकिन डैडी लिली को बताना चाहते हैं कि उस नन्ही व्हाइट बनी ने जो किया वो असल में सही नहीं था। उसे अपनी फ्रेंड छोटी ग्रे बनी को बताना चाहिए कि वो अंदर से कैसा फील कर रही है, बजाय इसके कि वो छोटी ग्रे बनी को खोने से डरे और हमेशा अपनी सबसे अच्छी चीजें उसे दे दे। नन्ही लिली ने अपनी बड़ी मासूम आंखों से अपने डैडी को देखा। उसे लगा कि नन्ही व्हाइट बनी बहुत काइंड और बहुत स्वीट थी। दूसरी तरफ से बॉडी में एक हल्की सी कपकपाहट हुई। सेरीना ने अपने होंठ भींच लिए। उसकी आंखों में शिकायत की एक चमक उभर आई। उसे लगा कि नन्ही व्हाइट बनी ने भी कुछ गलत नहीं किया था। मैंने फिर से लिली के छोटे से गाल पर किस किया। नन्ही व्हाइट बनी वंडरफुल है, लेकिन वो अपने बारे में भूल गई। उसने हमेशा सिर्फ छोटी ग्रे बनी के बारे में सोचा, लेकिन उसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। ठीक है, लिली को अब सोना चाहिए, वरना वो कल सुबह नहीं उठ पाएगी और टीचर उसके बॉटम पर एक स्मैक लगाएंगे। मैंने बेडसाइड लैंप बंद कर दिया और धीरे धीरे लिली को सुला दिया। कुछ ही देर में वो छोटी बच्ची सो गई। शांत कमरे में सिर्फ 3 लोगों की हल्की सांसों की आवाज सुनी जा सकती थी, लेकिन मैं लेटा नहीं। मैं बस चुपचाप हेडबोर्ड से सटकर बैठ गया। आंखें खुली थी, खामोशी से अंधेरी रात को ताक रहा था। मैं इंतजार कर रहा था, इंतजार की सेरीना पहले मेरे पास आए। सेरीना का दिल भी शांत होने से कोसों दूर था। वो अभी अभी सुनाई गई मेरी कहानी के बारे में सोच रही थी। वो जानती थी कि ये कहानी उसके लिए थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इसे इस तरह क्यों करना पड़ा। मैं साफ तौर पर पहले से ही जानता था कि उसका क्या मतलब है, तो मैं सीधे हाँ क्यों नहीं कह सकता था। थोड़ा और समय बीत गया। मैंने बेड के दूसरी तरफ सेरीना को सुना। वो उठकर बैठ गई। उसके कदमों की हल्की आहट पीछे पीछे आई। अंधेरे में मेरी आंखें गहरी और चमक रही थीं। जेम्स, तुम डमी हो? एक कोमल प्यारी आवाज ने मुझे मेरे ख्यालों से थोड़ा बाहर निकाला। मैंने देखा कि सेरीना पहले ही मेरे बेड की साइड पर आ चुकी थी। उसके 2 छोटे हाथों ने मेरी आर्म को पकड़ रखा था। मेरी डियर वाइफ, क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूं? यहां तक कि मेरी आवाज भी थोड़ी भारी हो गई थी। जो दिल मैंने अब तक लटका कर रखा था, वो आखिरकार वापस शांत हो गया। कि सेरीना खुद आई थी, वही सब कुछ था। सेरीना ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपने होंठ भींच लिए। मैं चुपचाप बेड से बाहर निकला और धीरे से सेरीना को लिविंग रूम में ले गया। मैं नन्ही लिली को जगाना नहीं चाहता था। खिड़की के बाहर से शहर की नियॉन लाइट्स पर्दों के बीच की दरार से अंदर आ रही थीं। मैं देख सकता था कि सेरीना की आंखें पहले से ही बिना गिरे आंसुओं से लबालब भरी थीं। मैं उनमें छिपी हुई शिकायत और डिसअपॉइंटमेंट देख सकता था। मेरा गला भारी महसूस हो रहा था। मैंने अपने सामने अपनी इस केयरफुल और झिझक भरी वाइफ को देखा और धीरे से कहा, मेरी डियर वाइफ मुझसे क्या कहना चाहती है? सेरीना ने सोफे पर बैठे हुए सीधे मेरी तरफ देखा। उसने आखिरकार अपने होंठ भींचे और भी धीमी आवाज में कहा, मैं चाहती हूं कि आप मेरे गेस्ट परफॉर्मर बने। मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ आकर वो सॉन्ग गाएं। तो मेरी डियर वाइफ ने सीधे ऐसा क्यों नहीं कह दिया? सेरीना फिर से खामोश हो गई और अपना सिर झुका लिया। मैंने आगे कहा, क्या तुम्हें डर था कि मैं मना कर दूंगा? नहीं। सेरीना का जवाब दृढ़ और साफ आया, क्योंकि वो जानती थी कि मैं उसे कभी मना नहीं करूंगा। फिर बात क्या थी? क्या मेरी डियर वाइफ को ऐसा लगा कि मेरे खुश होने से पहले उसे अपनी तरफ से कुछ ऑफर करना होगा? मुझे ऐसा कहते सुनकर सेरीना ने अपने होंठ भींचे, धीरे से 1-2 बार अपना सिर हिलाया और उन आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश की जो गिरने ही वाले थे। नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रही थी। मैं जानता हूं। मेरी डियर वाइफ हमेशा ऐसी ही रही है। अपने अंदर के हर दुख को अकेले ही निगल जाती है। जब भी कुछ मुश्किल आता है तो वो वैसा ही करती है। हमेशा इतनी सावधानी से चलती है, यहां तक कि मेरे साथ भी। मेरी आवाज थोड़ी भारी थी। मेरे हाथ सेरीना के कंधों पर टिके थे। मेरी नज़र सीधे उसकी नज़रों से मिल रही थी। लेकिन मेरी डियर वाइफ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं। पहले तुम्हारे पास बात करने के लिए कोई नहीं था। जब तुम्हें चोट लगती थी तो तुम उसे चुपचाप अकेले ही सोख लेती थीं। लेकिन मैं अब यहां हूं। अगर तुम अभी भी वही करती रही जो तुम हमेशा करती थी, सब कुछ अकेले ही चुपचाप सहती रही, तो फिर मैं यहां असल में किस लिए हूं? जैसे ही मैंने ये कहा, मेरी आवाज भी कांपने लगी थी। सेरीना अब अपने आंसुओं को और नहीं रोक सकी। लेकिन जब उसने मेरी आंखों में देखा तो उसका दिल अचानक घबराहट में डूब गया। उसने पहले कभी मेरी आंखों में ऐसा दर्द भरा लुक नहीं देखा था और उसने कभी एक बार भी नहीं सोचा था कि वो मुझे रोते हुए देखेगी। अब उसे अपने चेहरे पर आंसुओं के निशानों की कोई परवाह नहीं थी। उसने पागलों की तरह ऊपर हाथ बढ़ाया ताकि मेरी आंखों के कोनों को पहुंच सके। मेरी डियर वाइफ मेरे साथ वो सॉन्ग गाना चाहती है। मैं भी वही चाहता हूं। लेकिन अभी मेरे पास एक और सॉन्ग है जो मैं अपनी डियर वाइफ के लिए गाना चाहता हूं। मैं जो उम्मीद करता हूं वो ये है कि अब से जब भी तुम कुछ कहना चाहो बस कह दो। तुम जो भी करना चाहो बस कर लो। मैं वहीं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ कहूंगा, तुम्हारे साथ करूंगा। यहां तक कि अगर मेरी डियर वाइफ रोना चाहती है या नखरे दिखाना चाहती है तो मुझे सच में खुशी होगी।
मैंने बस उसके घबराए हुए बेबस एक्सप्रेशन को देखा और अपने दिल में एक असाधारण दर्द महसूस किया। तो किसी के लिए तड़पना ऐसा महसूस होता था, तो किसी को प्यार करने का मतलब ये था कि उनके लिए ठीक होने के अलावा और कुछ न चाहना। सेरेना ने मेरी आंख का कोना पोंछना खत्म किया और जल्दी से अपने खुद के आंसू पोंछने की कोशिश की। उसे डर था कि इतना रोने की वजह से मैं उसे थकाऊ या पकाऊ समझूंगा, जब तक कि उसने सुना नहीं। मेरी आवाज अभी भी कांप रही थी, वे शब्द कहो, और वो आंसुओं को और भी ज्यादा नहीं रोक सकी। उसने सुबकते हुए फिर से मेरी तरफ उसी केयरफुल और झिझक भरी नजर से देखा। उसने पहले कभी नहीं जाना था कि उसे किसी के सामने रोने और नखरे दिखाने की भी इजाजत थी। क्या जेम्स रिवर्स को बुरा लगेगा अगर उसने ऐसा किया? लेकिन मैंने इसका जवाब अपने एक्शन से दिया। उसे सीधे अपनी बाहों में खींच लिया। देखो, क्या ये बहुत बेहतर नहीं है? और मैं तुम्हें बस और भी ज्यादा प्यार करूंगा। सेरेना ने ऊपर देखा, आंखें आंसुओं से धुंधली थीं, सीधे मेरी आंखों में देखते हुए। डमी। और फिर एक जोरदार सुबकी के साथ सेरेना खुद को और नहीं संभाल सकी। वो मेरी बाहों में सिमट गई और रोने लगी। वो पूरी तरह से टूटकर रोई। मैंने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई, नीचे झुका और उसके कान के पास जाकर धीरे से कहा, मेरे पास एक सॉन्ग है जो मैं सेरेना के लिए गाना चाहता हूं। एक ऐसा सॉन्ग जो मैं सिर्फ और सिर्फ सेरेना के लिए गाऊंगा। सेरेना के दो छोटे हाथों ने मेरे पजामे का कोना पकड़ लिया, होंठ भींचे हुए थे। उसका चेहरा मेरे सीने में गड़ा था। वो उससे रगड़ रही थी, लेकिन उसकी छोटी सी गर्दन अभी भी आदत के मुताबिक हाँ में हिली। मैं धीरे से हंसा, उसके बालों को सहलाया। मेरी नज़र वार्म और टेंडर थी और धीरे से गाना शुरू किया। मुझे तुम्हारे आंसुओं से डर नहीं लगता। मेरी कोमल आवाज उसके कान के पास गूंजी। सेरेना ने अपना छोटा सा चेहरा उठाया, लाल आंखों से मुझे शांत अडोरेशन के साथ देख रही थी। तो वाकई अब उसके पास कोई था जो उसे चेरिश करे। सेरेना फिर से सुबकी। मेरी कपड़ों पर उसकी पकड़ और भी टाइट होती गई। उसे अब दूसरों की तरह रोने की इजाजत थी, दूसरों की तरह नखरे दिखाने की इजाजत थी, क्योंकि ये डमी उसे बता रहा था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी साथ नहीं त्यागेगा। मैंने सेरेना की धुंधली चमकती आंखों की ओर नीचे देखा और धीरे से उसकी आंख के कोने पर एक किस किया। मैं रुक गया। सेरेना थोड़ी नाखुश थी। उसने अपने होंठ भींच लिए। वो बता सकती थी कि सॉन्ग अभी खत्म नहीं हुआ है। डमी, गाते रहो। उसने एक उंगली निकाली और मेरे पेट में पोक किया। ये उसके लिए गाया गया सॉन्ग था, जो सिर्फ और सिर्फ उसका था। वो इसे अंत तक सुनना चाहती थी। मैं मुस्कुराया और मजाक में सेरेना के छोटे से गाल को चिकोटी काटी। सच में सेरेना को समझने से पहले उसे दुखी किया। इसका मकसद एक गहरा इंप्रेशन छोड़ना था, और ये सबसे हेल्पलेस चीज भी थी जो मैंने कभी की थी। लेकिन मेरे पास कोई बेहतर तरीका नहीं था। मेरा मानना था कि मैं आने वाले लंबे सालों में धीरे धीरे सेरेना को बदल सकता हूं। लेकिन उस तरह सेरेना को अभी भी दुख के कई और पल सहने पड़ते। वो अभी भी अपने दिल में कई और बातें छिपाती। मैं उसे फिर कभी नहीं देखना चाहता था। अपनी शिकायतों को अकेले बिना एक शब्द कहे चुपचाप सोखते हुए मैंने सेरेना को गहरी फीलिंग के साथ देखा। महसूस किया कि मेरे कपड़ों पर उसकी पकड़ और भी टाइट होती जा रही है, और फिर से धीरे से गाया। सेरेना की नज़र मुझ पर टिक गई और वो और भी ज्यादा कैप्टिवेटेड हो गई। मेरे कपड़ों को पकड़े हुए हाथ धीरे धीरे ढीले हुए और इसके बजाय मेरी कमर के चारों ओर लिपट गए। उसकी पूरी बॉडी मुझ पर टिकी हुई थी। सॉन्ग सुनते हुए वो आने वाले दिनों को देख पा रही थी, उसके और मेरे, नोक झोंक और हंसी, तब तक हंसना जब तक उनके दिल भर न जाए। ये वे दिन थे जिनकी सेरेना ने पहले कभी कल्पना नहीं की थी। इसलिए नहीं कि वो उन्हें चाहती नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने कभी हिम्मत नहीं की थी। लेकिन अब जब मैंने उसे पकड़ रखा था, उसने अचानक सपने देखने की हिम्मत की। वो मुझे अपना प्यार एक्सप्रेस करने में बहुत केयरफुल और क्लमसी रही थी, यहाँ तक कि खुद को ऑफर करने के लिए भी तैयार थी, ताकि वो उस चीज से मैच कर सके जो उसे लगा कि मैं चाहता हूँ। और बार बार मैंने उसे सिंसियरिटी के साथ जवाब दिया। और इस बार एक सॉन्ग के साथ मैंने उसे बताया कि क्या मेरे दिल में क्या बसता था। सॉन्ग खत्म हो गया। मैंने एक शांत सांस ली। महसूस किया कि मेरे चारों ओर लिपटी बाहें और भी टाइट होती जा रही हैं। मैंने धीरे से कहा, मैंने ये सॉन्ग तुम्हें ये बताने के लिए गाया है कि मैं आने वाले सभी दिनों में तुम्हारे साथ रहूंगा। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा एंकर बनूंगा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। वे सारी शिकायतें, तुम्हें उन्हें अकेले अपने अंदर लॉक करके रखने की जरूरत नहीं है। मेरी डियर वाइफ, मेरे दिल में तुम मुझसे ज्यादा मायने रखती हो। मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें इतना केयरफुल होकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लव दोनों तरफ से एक दूसरे की ओर बढ़ने का एक सफर है। मेरी डियर वाइफ के लिए मेरा प्यार और भी गहरा होता जाएगा। सेरेना बस अपना चेहरा मेरे सीने में छिपाए रही, अंत तक सब कुछ सुनती रही। काफी देर बाद उसने आखिरकार अपना छोटा सा चेहरा उठाया और पाउट किया। आप बहुत अनोइंग हैं। मैंने घायल होने का नाटक किया। मैं अनोइंग कैसे हूं? बस आप हैं।
आप अच्छी तरह जानते थे कि मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ कंपटीशन में चलें, और आपने फिर भी जानबूझकर मुझे अपसेट किया, ताकि जैसे ही वे शब्द उसके मुंह से निकले, आपने जानबूझकर मुझे हस्बैंड कहा। सेरीना का चेहरा तुरंत क्रिम्सन हो गया। उसने अपनी अभी भी थोड़ी नम आंखों से मुझे देखा और मुझे जोर से घूरा, फिर गुस्से में मुझे सोफे पर धकेल दिया और मेरा मुंह बंद कर दिया। अब एक शब्द भी मत कहना। मेरी आंखें हंसी से भरी थीं। मैंने संघर्ष करने की एक टोकन कोशिश की, अपना सिर जोर जोर से हिलाया, ये सिग्नल देते हुए कि मैं रुक जाऊंगा। तभी सेरीना ने मुझे छोड़ा, लेकिन उसके एक्सप्रेशन में शर्मिंदगी को छिपाना नामुमकिन था। वो मेरे ऊपर बैठ गई, अपना चेहरा ढंक लिया और फूले हुए गालों के साथ मुझे गुस्से में घूरने लगी। तो मेरी डियर वाइफ का काफी मिजाज है आखिरकार। मेरी डियर वाइफ को इस तरह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। अब से अगर कुछ होता है तो मुझे उम्मीद है कि मेरी डियर वाइफ मुझे बिल्कुल इसी तरह बता सकती है, सीधे और बिना किसी हिचकिचाहट के। मैं सोफे पर लेटा रहा, मुस्कान वार्म और जेंटल थी। लाइफ छोटी है मेरी डियर वाइफ। तुम्हें सबके बारे में सोचने से पहले अपने बारे में सोचना होगा। तुम हो और मैं हूं, और साथ मिलकर हम हैं। सिर्फ एक तरफा मैं नहीं। अगर तुम हमेशा सिर्फ मेरे बारे में सोचोगी तो वो असली तुम कैसे होगी, और मुझे तुम्हारी चिंता होगी। सेरीना ने मुझे इस तरह देखा और जोर से सिर हिलाया। मेरे सीने पर टिके दोनों हाथ मेरे चेहरे को सहलाने लगे। उसके होंठ आपस में भींच गए। वो फिर से रोना चाहती थी। यह जेम्स रिवर्स जो इतना असहनीय था, वो उसे इतना ज्यादा कैसे पसंद कर सकती थी। सेरीना को मेरे चेहरे की जरूरत थी। उसका अपना चेहरा थोड़ा पिंक था। फिर उसने अचानक एक हाथ मेरी आंखों को ढकने के लिए उठाया, नीचे झुकी और मुझे किस किया। मुझे पहले किस किया जा रहा था। मैं दंग रह गया। इस अप्रोच का मुझ पर असर काफी जल्दी हुआ और ये एक सुखद सरप्राइज के साथ आया। रात लुभावनी थी और सेरीना इस मोमेंट में और भी ज्यादा। एक लंबे गहरे और ठहरे हुए किसने मुझे थोड़ा मदहोश और नशे में छोड़ दिया, यहां तक कि मेरा हाथ भी बिना जाने कब उन ढीले पजामे की परतों में फिसल गया था। चीजें जब पीक पर पहुंचने ही वाली थीं, तभी सेरीना आखिरकार अपने होश में आई। थोड़ी देरी से उसने एक धुंध में अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में नमी की चमक थी और वो खाली नजर से मेरे बड़े बड़े हाथ को देखने लगी जो उसके कपड़ों के अंदर फिसल गया था। मेरे होठों से वो कोमल गर्माहट हट गई। मैंने भी मदहोशी में अपनी आंखें खोलीं और फिर अपने खुद के शरारती हाथ पर नजर पड़ी। अगले ही पल मेरे एक्सप्रेशन अजीब हो गए। हे, तुम्हें मानना पड़ेगा, ये जो मेरा हाथ है इसका अपना ही एक दिमाग है। सेरीना का चेहरा गहरा लाल हो गया। वो तुरंत पहल करने वाली से डिफेंसिव मोड में आ गई। उसने एक छोटा सा हफ निकाला और अपनी पूरी बॉडी से मुझ पर दबाव बना दिया। मेरे हाथ को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते हुए मैंने अपनी एक गुप्त मुस्कान को दबाया। मैं लाइट्स की कसम खाता हूं, मेरा सच में हिलने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस अपना हाथ वापस बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब हम यहां थे। मेरा हाथ सेरीना के कपड़ों के अंदर फंसा हुआ था। इस बार ये सच में बाहर नहीं आ पा रहा था। मैंने उसकी जानी पहचानी क्वीन खुशबू को सांसों में भरा और उसे अपनी एक फ्री आर्म से पकड़ सका। हाथ से धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाई। ठीक है, अब तुम उठो। मैं वादा करता हूं कि हिलूंगा नहीं। सेरीना बिल्कुल नहीं हिली और मुझ पर वैसे ही टिकी रही। मेरे सीने से बस एक दबी हुई आवाज निकली, आपने अभी तक एग्री नहीं किया है कि आप मेरे साथ कंपटीशन में आएंगे या नहीं, तो यही रीजन है तुम्हारे न उठने का। सेरीना को जिद में मुझ पर से न हटते हुए देख मुझे हंसी आने लगी। सिली सेरीना, क्या ये कोई रिवॉर्ड है या धमकी? अगर मेरी डियर वाइफ ने एक शब्द भी न कहा होता तब भी मैं तुम्हारे साथ चलता। मेरी बात सुनकर सेरीना ने झटके से अपना सिर मेरे सीने से उठाया। बादामी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो मुझे पूरी तरह से अविश्वास के एक्सप्रेशन के साथ घूरने लगी। तो आप पूरे समय ये जानबूझकर कर रहे थे? मैंने अनमने ढंग से अपना हाथ आजाद किया और अपनी दोनों हथेलियां फैला दी, पकड़ लिया। अगले ही सेकंड एक छोटे से हाथ ने मेरी कमर के सॉफ्ट हिस्से पर चिकोटी काटी। हिस, आराम से, तुम लिली को जगा दोगी। मैंने दबी हुई आवाज में अपने दांतों के बीच से सिसकारी भरी। मैं हर चीज पर सवाल उठाने लगा था। पता चला कि सबसे जेंटल महिला के पास भी अपने हथियारों में ये मूव होता है। मैंने डोई पर उन आदमियों को देखा था जिनकी पत्नियां थीं। यह बिल्कुल वही था जिससे वे सब गुजरते थे। मैं पहले इस पर यकीन नहीं करता था, अब करता हूं। आप बुली हैं? सेरीना ने धीमी आवाज में घूरा। आपको बस मुझे परेशान करना आता है। अगर मेरी डियर वाइफ हमेशा ऐसी ही होती तो वो वैसी कैसे बन जाती जैसी वो पहले थी। मैं सच में आने वाले लंबे सालों को एक ऐसी वाइफ को देखते हुए नहीं बिताना चाहता जो हमेशा दुखी रहे और डरी सहमी रहे। सेरीना ने पाउट किया, फिर थोड़ी कोमलता के साथ धीरे से मेरी कमर की उसी सॉफ्ट जगह को रगड़ा जहां उसने अभी चिकोटी काटी थी। फिर भी इस बात ने इस फैक्ट को नहीं बदला कि मैंने उसे बुली किया था।
मैंने फिर से दोनों बाहें फैलाईं और सेरेना को वापस अपनी बाहों में खींच लिया, हम दोनों को एक दूसरे के करीब दबाते हुए। बात बस इतनी है कि लिली अब किंडरगार्टन में है। अगर मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन में जा रहा हूं तो हमें फिलहाल लिली की देखभाल के लिए किसी की जरूरत होगी। सेरेना ने मेरी दिल की धड़कन सुनी, उसकी आंखें धीरे धीरे नरम पड़ गईं। उसने जवाब देने से पहले बस एक पल के लिए सोचा, चलो पहले मिया को लिली की देखभाल के लिए बुलाते हैं। ये सिर्फ कुछ दिनों की बात है, हमें अभी भी साथ में रिहर्सल करने की जरूरत है। कंपनी के रिकॉर्डिंग स्टूडियो का इस्तेमाल करना बेहतर होगा। ये कहने के बाद वो एक पल के लिए रुकी, फिर उसने धीमी आवाज में मेरा नाम पुकारा, जेम्स डमी। लिली अब किंडरगार्टन में है। क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि उसका अपना एक छोटा कमरा हो? सेरेना ने अपना सिर झुकाए रखा, उसके कान गुलाबी हो गए थे। मैंने सिर हिलाया। एक बार जब हम इस बार वापस आ जाएंगे तो मैं साइड रूम खाली कर दूंगा और उसे लिली के लिए एक छोटा सा प्रिंसेस रूम बना दूंगा। जब समय आएगा तो लिली को मनाने का काम मैं तुम पर छोड़ दूंगा। सेरेना ने बस मेरे सीने पर अपने सिर से एक हल्का सा धक्का दिया। उसने कुछ नहीं कहा। मैंने एक पल के लिए सोचा और अपनी बात जारी रखी। एक कार की भी बात है। मैं बार बार कहता रहता हूं कि एक खरीद लूंगा, लेकिन कभी समय नहीं निकाल पाता। कल मैं उस सेल्स पर्सन से फिर से कांटेक्ट करूंगा जिससे पहले बात हुई थी। एक और कार ले लेंगे, इससे लिली को ड्रॉप करना और पिक करना आसान हो जाएगा। फिर अपार्टमेंट, हमें किसी बड़ी जगह शिफ्ट होने की जरूरत है। हालांकि उसके लिए हमें मेरी डियर वाइफ के इतना कमाने का इंतजार करना होगा कि ये मुमकिन हो सके। आखिरकार मैं एक फुल टाइम स्टे एट होम डैड हूं। हाँ, मैंने खुद को स्टे एट होम डैड कहा, लेकिन मैं सच में इन दिनों बहुत बिजी था उस एनिमेटेड सीरीज की स्क्रिप्ट को लेकर। मैं उस पर लगातार काम कर रहा था। 10 और दिन और पहला सीजन खत्म हो जाएगा। मैं अभी भी सारे सॉन्ग्स लिख रहा था और अब ये कॉम्पिटिशन भी। मैं इसमें एक गेस्ट परफॉर्मर के तौर पर हिस्सा लेने वाला था। मैं हंसा और इसे टाल दिया, लेकिन मुझे वाकई लगा कि अब मूव करने का समय आ गया है। इस अपार्टमेंट में सिर्फ 2 ही कमरे थे। साइड रूम अभी भी हर चीज के अलावा मेरी स्टडी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। कल जब मिया आएगी तो मुझे पहले साइड रूम खाली करना होगा। सेरेना ने एक शांत मम किया और फिर अपना सिर ऊपर झुकाया और जल्दी से मेरे होठों पर एक किस किया। थैंक यू जेम्स डमी। वो हमेशा उसे थैंक यू कहना चाहती थी। अब जाकर वो आखिरकार इसे जोर से कह पाई थी। अगर तुम सच में मुझे थैंक यू कहना चाहती हो तो एक बार फिर हस्बैंड कहो। मैंने सेरेना की तरफ देखा। मेरी आंखों में उम्मीद की एक चमक थी जब मैंने मुस्कुराते हुए ये कहा। इससे सेरेना फिर से गुलाबी हो गई। वो जल्दी से मेरे ऊपर से उतरी, लगभग एक पावर वॉक की स्पीड से बेडरूम की तरफ भागी। मेरे कानों में जो एकमात्र चीज पहुंची वह थी एक बहुत ही धीमी आवाज, सोने का समय हो गया है, ठीक है? मैंने अपनी नाक रगड़ी। आज रात का मिशन वैसे भी पूरा हो गया था, साथ ही एक अनएक्सपेक्टेड बोनस भी मिला था। मैं जरूरत से ज्यादा संतुष्ट था। मैं उठकर बैठा, अपने पैर नीचे किए और वापस बेडरूम की तरफ चल दिया। बेड पर वापस आकर मैंने सेरेना को फिर से अपनी बाहों में खींच लिया। नन्ही लिली को उन दोनों ने बेरहमी से एक तरफ छोड़ दिया था। अंधेरे में मैंने संतुष्टि के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं, सोने के लिए तैयार। और फिर मैंने अपनी प्यारी वाइफ को अपनी बाहों में धीरे से कहते सुना, हस्बैंड। इस रात में अब पछतावे के लिए कुछ भी बाकी नहीं था। अगली सुबह जब सेरेना ने अपनी आंखें खोली तो मैं बेड पर नहीं था। उसने धीरे से चादर हटाई और अपने बिखरे हुए पजामे को नीचे देखा। कितना ठरकी डमी है। सेरेना ने अपनी सुंदर नाक से कोड़ी, चेहरा गुलाबी हो गया। उसने समय देखा, सुबह के 7:30 बज चुके थे। सेरेना ने अभी भी गहरी नींद में सोई नन्ही लिली की ओर देखा और मजबूती से उसे उठा लिया। नन्ही लिली को एक बार फिर काम पर लगाया जा रहा था। उस छोटी बच्ची ने पहले जो आदतें बनाई थीं उन्हें अब धीरे धीरे बदलना होगा। मैंने पहले ही सेट कर दिया था, टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा दिया था। जब तक सेरेना लिली को गोद में लेकर बेडरूम से बाहर निकली, मैंने सेरेना की तरफ एक वार्म स्माइल के साथ देखा। उसने पहले ही अपना पजामा ठीक कर लिया था। गुड मॉर्निंग, जाओ हाथ मुंह धो लो और खा लो। सेरेना ने मेरी तरफ एक नज़र डाली, अपनी फीलिंग जाहिर करने के लिए एक छोटा सा हफ निकाला और लिली को वॉशअप कराने ले गई। सेरेना का इस तरह नखरे दिखाना और प्लेफुल होना, इसका एक अलग ही चार्म था। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने लिली को स्कूल भेज दिया। सेरेना ने मिया से कांटेक्ट किया और उन दोनों ने अपना अपना पार्ट संभाल लिया। मिया बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत मान गई। जब नन्ही लिली की देखभाल करने की बात आई तो वो दोनों हाथ उठाकर तैयार थी। कितनी एडोरेबल बच्ची है। उसने विश किया कि वह उसे हर रोज अपनी गोद में रख सके। जब तक मैं वापस आया, मिया पहले ही ट्रेन स्टेशन के लिए निकल चुकी थी। मैं और सेरेना साइड रूम खाली करने, कार सेल्स पर्सन से टच में रहने, गाड़ी ऑर्डर करने और बाकी सब चीजों में बिजी हो गए। कारों के लिए मेरे कोई बहुत हाई स्टैंडर्ड्स नहीं थे। जब तक वो चलती है उतना काफी था। मुझे किसी बिजनेस मीटिंग्स में नहीं जाना था,
इसलिए मैंने बस डीलरशिप सेल्सपर्सन से रैंडमली कुछ रिकमेंड करने को कहा। इकलौती रिक्वायरमेंट ये थी कि कार स्टॉक में हो जिसे अगले दिन पिक किया जा सके। समय जल्दी बीत गया। जब मैंने और सेरेना ने साइड रूम की सफाई खत्म की तो उन दोनों ने मुश्किल से ही कोई ब्रेक लिया था। दोपहर हो चुकी थी, तभी सेरेना को मिया का कॉल आया। वह शहर के ट्रेन स्टेशन पहुंच चुकी थी। घर का सब कुछ सॉर्ट आउट करके वे दोनों शहर की तरफ निकल गए। फिर से शहर पहुंचना। इस बार सिर्फ हम दोनों थे, हस्बैंड और वाइफ। मुझे अपनी ओरिजिनल दुनिया की यादों का एक बोझ सा महसूस हुआ। एक सिंगल पर्सन के तौर पर भी मैं कभी इतना बिजी नहीं था। किसने सोचा था कि इस लाइफ में एक फुल टाइम स्टे एट होम डैड बनकर मुझे इतना अक्सर बाहर जाना पड़ेगा। उस सुबह सेरीना ने कंपटीशन सॉन्ग पहले ही मिस क्लेयर को भेज दिया था। मिस क्लेयर ने हमेशा की तरह सॉन्ग कंपनी की रिकॉर्डिंग टीम को दे दिया ताकि बैकिंग ट्रैक प्रोड्यूस हो सके और कॉपीराइट रजिस्टर हो सके। वे दोनों शहर पहुंचे, अपार्टमेंट में थोड़ा रेस्ट किया और फिर से यिंग है एंटरटेनमेंट बिल्डिंग के लिए निकल पड़े। वे दोनों अपने जाने पहचाने रास्ते से 11th फ्लोर पर पहुंचे। मिस क्लेयर वहां पहले से इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही दूर पर मिस क्लेयर ने उनके हाथ देखे जो अभी भी एक दूसरे में बंधे हुए थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उन्होंने सेरीना के चेहरे को करीब से देखा और समझ नहीं पाई कि क्या बदला है। हालांकि उन्हें एक दूसरे से मिले सिर्फ 3 दिन ही हुए थे। इस बार सेरीना के बारे में कुछ अलग था। उसके अंदर से एक चमक निकल रही थी, एक ऐसी स्टेट जो सेरीना में पहले कभी नहीं थी। ऐसी सेरीना को देखकर मिस क्लेयर के सीने में गर्माहट महसूस हुई। वो इतने लंबे समय से सेरीना के साथ थीं, हमेशा इस लड़की के लिए प्रोटेक्टिव फील करती थीं। वो ये भी जानती थीं कि सेरीना हमेशा सबके साथ कितनी केयरफुल और गार्डेड रहती थी। किसने इमेजिन किया होगा कि आखिरकार सेरीना को बदलने वाला वही इंसान होगा जिसे उन्होंने शुरू में नीचा दिखाया था। मैं मिस क्लेयर, सेरीना। और मैं अंदर आए और उन्हें पुकारा। मिस क्लेयर ने सिर हिलाया। उन्होंने अपने सामने खड़े इस कपल को देखा जो किसी फेरी टेल की तरह लग रहे थे। उनकी नजरें कोमल थीं। तुम वापस आ गए? क्या तुम अब सीधे रिहर्सल के लिए जा रहे हो? हाँ, मैं काफी प्रेशर में हूं। आखिर मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूं, इसलिए हम जितनी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होगा। इस तरह मैं कंपटीशन में खुद को बहुत बुरी तरह शर्मिंदा नहीं करूंगा। मैंने अपना सिर खुजलाया, थोड़ा झेंपते हुए। मुझे अपनी आवाज पर कॉन्फिडेंस था। मैं बेसुरा नहीं होने वाला था। फॉरएवर हैव यू उस वक्त वायरल हुआ था तो आंशिक रूप से इसी वजह से, लेकिन प्रोफेशनल वोकल टेक्निक के मामले में मैं सच में एक ट्रेंड सिंगर के लेवल पर नहीं था। ये एक ऐसा फैक्ट था जिसे बदला नहीं जा सकता था। इस कंपटीशन में मैं शायद सेरीना को नीचे खींच लूं। मेरा मानना है कि चाहे तुम दोनों कैसा भी गाओ, सेरीना बहुत खुश होगी। तो क्या सेरीना का खुश होना ही सबसे जरूरी बात नहीं है? मिस क्लेयर की बातें सुनकर सेरीना का चेहरा थोड़ा गुलाबी हो गया। मेरा हाथ थामे हुए उसकी पकड़ भी थोड़ी और टाइट हो गई। मैं मुस्कुराया। वो इस लॉजिक से पूरी तरह सहमत था। वे तीनों एक साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में चले गए। सेरीना ने अपने बैग से मैन्युस्क्रिप्ट पेपर निकाला और उसे म्यूजिक स्टैंड पर रख दिया। मैं और सेरीना पूरी एकाग्रता के साथ सॉन्ग को स्टडी करने लगे। दोनों ही म्यूजिक को पूरी गंभीरता के साथ ले रहे थे। इस मामले में वे दोनों काफी हद तक एक जैसे थे। ये पहली बार था जब उन दोनों ने एक साथ कोई लव डुएट गाया था। सेरीना की आंखों में पूरे समय एक शानदार चमक थी। जेम्स रिवर्स के साथ लव डुएट गाना, ये फीलिंग वंडरफुल थी। सेरीना ने शीट म्यूजिक पर सॉन्ग का टाइटल देखा और फिर लिरिक्स पर नजर डाली। उसके दिल में अभी भी थोड़ी घबराहट थी। पेज पर लिखे शब्द वही थे जो वो हमेशा से मुझसे कहना चाहती थी। नदियों और समुद्रों के पार अपनी बाकी जिंदगी के लिए मेरे बाकी के सारे दिन तुम ही हो। और इस सॉन्ग का नाम था फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स। मुझे इस बात का एडवांटेज था कि मैं पहले से ही इस सॉन्ग से काफी वाकिफ था। इसलिए जब उन दोनों ने पहली बार रिहर्सल शुरू की तो मैं सेरीना की तुलना में काफी ज्यादा फ्लुएंट था। मैं उसे कुछ पार्ट्स में कोच भी कर सकता था, लेकिन प्रैक्टिस में आगे बढ़ते ही मुझे अपनी औकात पता चल गई। सिर्फ कुछ बार गाने के बाद ही सेरीना मुझसे काफी बेहतर गाने लगी थी, खासकर ब्रेथ कंट्रोल के ट्रांजिशंस और मेलोडी को हैंडल करने में। वो मुझसे काफी बड़े मार्जिन से आगे निकल गई थी। तो जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ीं, सेरीना मुझे कोच करने लगी। पूरी दोपहर वे दोनों म्यूजिक की दुनिया में डूबे रहे। सेरीना के गाइडेंस की वजह से मैंने शुरुआत की तुलना में काफी इंप्रूव किया था, लेकिन रिहर्सल करना ये सच में थका देने वाला काम था। 1 बजे से 5 बजे तक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे गले में आग लगने वाली है, और खासकर तब जब आपका कोई पसंदीदा सॉन्ग लगातार अनगिनत बार गाया जाए। कानों की थकान असली थी। मैंने हमदर्दी भरी नजरों से सेरीना की तरफ देखा। सिर्फ इसी बात से आप देख सकते थे कि सेरीना ने उन सभी गानों को इतना पॉलिश करने के लिए पहले कितनी मेहनत की होगी। वे हमेशा कहते हैं स्टेज पर 1 मिनट उसके पीछे 10 साल की मेहनत होती है, और ये वाकई इसमें कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं थी। आखिर में वो सेरीना ही थी जिसने मेरे चेहरे पर लिखी थकान को नोटिस किया और दिन की रिहर्सल को सबसे पहले रोकने के लिए कहा। मैंने राहत की एक लंबी सांस ली।
वाकई इसके कंपैरिजन में एक फुल टाइम स्टे एट होम डैड होना काफ़ी एफर्टलेस महसूस होता था। जैसे ही सेरेना, मिस क्लेयर और मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर निकले, मैंने सेरेना का हाथ थाम लिया और उसके कान के करीब झुक गया। मेरी वाइफ, तुम कितनी मेहनत करती हो। सेरेना की पलकें झपकीं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि ये इतना मुश्किल था। उसने पहले प्रैक्टिस करते वक्त इससे कहीं ज्यादा मेहनत की थी। लेकिन मेरे मुंह से ये शब्द सुनकर उसके दिल को असाधारण मिठास महसूस हुई। तभी कोई और रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर निकला और हम तीनों उनके आमने सामने आ गए। मैंने ऊपर देखा। वो एक महिला थी जिसने शॉल ओढ़ रखी थी और वो पूरी तरह एलिगेंस की मूरत लग रही थी। उसके पीछे एक छोटी असिस्टेंट थी जिसका सिर झुका हुआ था और उसने चश्मा पहन रखा था। उस महिला ने बस हम तीनों पर एक नज़र डाली, फिर एक हल्का सा हफ निकाला और हमारे पास से तेजी से निकल गई, पहले एलिवेटर की तरफ बढ़ते हुए। उसकी हील्स की आवाज़ फर्श पर जोर से क्लिक क्लिक कर रही थी। क्या अजीब चीज़ है, हम तीनों ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया था। मुझे ऐसा लगा जैसे ये महिला कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। बस मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने उसे पहले कहाँ देखा है। और अब उसके इस एटीट्यूड ने मुझे पूरी तरह से ऑफ कर दिया था। मैं मिस क्लेयर की तरफ मुड़ा और पूछा, क्या उसे सेरेना से कोई इशू है? मिस क्लेयर ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, उस जगह की ओर देखा जहां वो महिला एलिवेटर के पास गायब हुई थी और एक मुस्कान दी। बात करने के लिए कोई इशू नहीं है। इस महिला का नाम लेना है। ये भी कंपनी की टॉप टियर आर्टिस्ट्स में से एक है। तुम दोनों एक दूसरे में इतने खोए रहते हो कि तुम्हारे पास इंडस्ट्री की किसी और चीज के लिए ध्यान ही नहीं बचता। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में पाई का हिस्सा इतना ही है जो सबको मिल सके। अब जब तुम दोनों हर दिन ट्रेंडिंग चार्ट्स पर राज कर रहे हो तो दूसरों को ट्रैफिक बहुत कम मिल रहा है। थोड़ा बहुत रिसेंटमेंट तो होना ही है। ये लेना, जब सेरेना ने कंपनी ज्वाइन की थी तब भी वो हमारी सेरेना के प्रति थोड़ा लुक डाउन एटीट्यूड रखती थी। अब तक वो लुक डाउन अब जलन जैसी किसी चीज में बदल चुका है। मिस क्लेयर की बातें सुनकर मुझे आखिरकार याद आ गया कि मैंने इस लेना नाम की महिला को पहले कहाँ देखा था, जब मैं टीवी देख रहा था। बीच में जो एड्स आते रहते थे वो उनमें थी। ये निश्चित रूप से माइंड में रखने वाली बात थी। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की पाई सिर्फ इतनी ही बड़ी थी। जितना ज्यादा हम लेंगे दूसरों को उतना ही कम मिलेगा। ये नेचुरल था कि इससे दुश्मनी बढ़ेगी, लेकिन इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता था। हर इंडस्ट्री एक जैसी थी। ताकतवर कामयाब होते हैं और कमजोर पीछे छूट जाते हैं। मैं निश्चित रूप से इसकी वजह से डर के मारे पीछे हटने वाला नहीं था। इसके अलावा मैंने यिंघाई एंटरटेनमेंट को इसलिए चुना था क्योंकि यिंघाई एंटरटेनमेंट स्ट्रॉन्ग इमेज बिल्डिंग कैपेबिलिटीज वाले सिंगर्स को डेवलप करने में स्पेशलाइज्ड थी। दूसरी दो में से जेंक्सी एंटरटेनमेंट अपने सिंगर्स के साथ थोड़ा रिलैक्स्ड अप्रोच रखती थी। हालांकि वे बिग थ्री में से एक थे। वे फिल्म और टेलीविजन पर फोकस करते थे। उनके एक्टर्स ज्यादा प्रोमिनेंट थे। जहां तक तीसरी वाली टीएनमे एंटरटेनमेंट, उसके बारे में कुछ भी अच्छा कहने को नहीं था। वो भी बिग थ्री में से एक थी, लेकिन सबकी साख सबसे खराब थी। सेरेना एक प्योर वॉकलिस्ट थी। बिन्हाई एंटरटेनमेंट उस समय नेचुरली सबसे बेस्ट फिट थी। अगर यिंघाई एंटरटेनमेंट वाकई सेरेना को जगह देने में असमर्थ होती तो भी मेरे पास ऑप्शंस की कमी नहीं थी। आखिर हमेशा पीछे हटने के लिए शांत डेवलपमेंट वाला रास्ता तो था ही। जैसे जैसे नए सॉन्ग फिनाले का दूसरा राउंड करीब आ रहा था, इस कंपटीशन में पब्लिक का इंटरेस्ट और भी बढ़ता जा रहा था। पिछली बार का सेरेना का सॉन्ग जॉय अभी भी हर बड़े प्लेटफॉर्म के ट्रेंडिंग चार्ट्स पर प्रमुखता से जमा हुआ था, नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसका कारण सिर्फ हाई जनरल क्लिक रेट्स नहीं थे, ये उन इन्फ्लुएंसर्स की लहर की बदौलत भी था जो इसे कवर करने के लिए दौड़ रहे थे, खासकर कई ऑडियो स्ट्रीमिंग लाइव चैनल्स पर। जॉय ऐसा लग रहा था जैसे किसी स्ट्रीमर की वोकल एबिलिटी को मापने का एक स्टैंडर्ड बन गया हो। लेकिन चाहे कितने भी इन्फ्लुएंसर्स ने उस सॉन्ग को कवर किया हो, नेटिजन्स लगातार इस बात पर सहमत थे कि सबसे ब्यूटीफुल घोस्ट ब्राइड सेरेना की थी और किसी और की नहीं। इस सॉन्ग में कोई भी सेरेना को पीछे नहीं छोड़ सकता था। किसी ने तो इस न्यू सॉन्ग सीजन के गानों को पिछले सीजन के गानों से कंपेयर करने के लिए भी निकाला था। वे जिस निष्कर्ष पर पहुंचे वो ये था कि बस कोई कंपैरिजन ही नहीं था। न्यू सॉन्ग के इस सीजन में न केवल सेरेना बल्कि जो गाने परफॉर्म किए गए थे उनकी क्वालिटी पिछले सीजन की तुलना में काफी हाई थी। यहाँ तक कि दूसरे आर्टिस्ट्स ने भी कंपैरिजन में बहुत खराब ना दिखने के लिए पहले की तुलना में कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग गाने पेश किए थे। इसलिए ऑनलाइन एक और पोस्ट दिखाई दी जिसमें मेरे द्वारा लिखे गए कई हिडन जेम गानों को कैटलॉग किया गया था और ये अनाउंस किया गया था कि चाइनीज म्यूजिक सीन में थ्रोवे पॉप का एरा अब खत्म हो रहा है। पोस्ट में फॉरएवर हैव यू से शुरू होकर एक टाइमलाइन दिखाई गई थी, फिर द विंड राइजेज और अंत में जॉय तक, जिसमें विस्तार से बताया गया था कि इनमें से प्रत्येक गाना कैसे आया और उन्होंने कौन से रिकॉर्ड्स तोड़े थे। यहाँ तक कि इन गानों के ऑफिशियल एल्बम्स अभी हैनन के प्लेटफॉर्म पर नहीं आए थे। उनके प्ले काउंट्स और क्लिक नंबर्स खुद ही सब बयां कर रहे थे। पोस्टर की फाइनल समरी एक सेंटेंस की थी, मेरी बात याद रखना, जिस पल सेरेना का डेब्यू एल्बम ड्रॉप होगा उसका हर एक गाना हाइन के न्यू रिलीज चार्ट पर अपनी जगह बना लेगा। यहाँ तक कि गोल्डन मेलोडी अवार्ड भी नामुमकिन नहीं था।
जिस पल ये पोस्ट दिखाई दी उसने तुरंत भारी संख्या में पॉजिटिव रिस्पॉन्स अट्रैक्ट किए। हर कोई फिनाले के दूसरे राउंड के लिए और भी ज्यादा एंटीसिपेशन महसूस किए बिना नहीं रह सका। आखिर इस बार जेम्स रिवर्स सेरेना के लिए किस तरह का गाना लिखेगा। और ध्यान देने वाली बात यह थी कि इस राउंड में कंटेस्टेंट्स को गेस्ट परफॉर्मर्स को इनवाइट करने की इजाजत थी। बहुत से लोग इस बात का अंदाजा लगा रहे थे कि सेरेना किसे इनवाइट करेगी। ज्यादातर लोगों का मानना था कि सेरेना निश्चित रूप से किसी वेटरन सिंगर को इनवाइट करेगी, क्योंकि ये वो कंपटीशन था जो ये तय करेगा कि क्राउन कौन ले जाएगा। और जेम्स रिवर्स आखिरकार कोई सिंगर नहीं था। एस्टेब्लिश्ड वेटरन आर्टिस्ट्स की तुलना में वो अनिवार्य रूप से कम ही रहेगा। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, आखिरकार जो लोग इस बात की गहराई समझते थे वे जानते थे कि पैसे की खातिर चीजें कितनी धुंधली हो सकती हैं। यहां तक कि सबसे परफेक्ट कपल भी अपने फायदों की खातिर झुक सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, खासकर मेरे और सेरेना के फैंस, जो अपने दिल में दबी हुई उम्मीद लगाए बैठे थे कि सेरेना मुझे ही इनवाइट करेगी। आखिरकार जब से वे दोनों पब्लिक की नज़र में आए थे, उन्होंने जो कुछ भी दिखाया था उसमें एक इंसान दूसरे के बारे में ही सोच रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में ऐसा भी एक कपल हो सकता है जो लहरों के खिलाफ तैर सके, ताकि इस धुंधली इंडस्ट्री को एक साफ सुथरा कोना मिल सके। बाहर की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में मुझे और सेरेना को कोई अंदाजा नहीं था। उस दौरान हर दिन हम सुबह जल्दी निकलते और देर से वापस आते, पूरी लगन के साथ सॉन्ग की रिहर्सल करते। सेरेना की कोचिंग की बदौलत मेरी वोकल टेक्निक तेजी से सुधर रही थी। 7 सितंबर को न्यू सॉन्ग फिनाले का दूसरा राउंड ऑफिशियली शुरू हुआ। अब तक ऑडियंस को ये नहीं पता था कि सेरेना और मा अन्यून ने अपने गेस्ट परफॉर्मर्स के तौर पर किसे इनवाइट किया है। सस्पेंस बनाए रखने के लिए प्रोडक्शन टीम ने इस मामले में एक भी जानकारी लीक नहीं होने दी थी। सिटी स्टेडियम में कंपटीशन वेन्यू के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। लाइव ऑडियंस के अलावा वहां अलग अलग कंपनियों के रिपोर्टर्स भी थे, जिनकी संख्या पिछले किसी भी एपिसोड से कहीं ज्यादा थी। न्यू सॉन्ग फिनाले का दूसरा राउंड, एक ऐसा राउंड जो ये तय कर सकता था कि चैंपियनशिप कौन जीतेगा। और ये एपिसोड एक रोमांटिक डुएट था जिसमें गेस्ट परफॉर्मर की चॉइस को लेकर पिछले कई दिनों से ऑनलाइन काफी चर्चा हो रही थी। कई लोग अंदाजा लगा रहे थे कि क्या दो बड़े एंटरटेनमेंट जायंट्स इस राउंड के लिए अपने सबसे बड़े म्यूजिकल नामों को उतारेंगे। आखिरकार पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर न्यू सॉन्ग चैंपियनशिप जीतना असल में आर्टिस्ट के फर्स्ट ईयर में जगह बनाने का एक टिकट था। रहस्य बनाए रखने के लिए रेंचा ने इकट्ठा हुए रिपोर्टर्स के लिए एक्सक्लूसिव प्री शो इंटरव्यू स्लॉट्स का इंतजाम किया था। स्टेडियम के दरवाजों के बाहर प्रोडक्शन टीम द्वारा पहले से तय किए गए गेस्ट परफॉर्मर्स चुपचाप बैकस्टेज एरिया में जा चुके थे। रिपोर्टर्स के इंटरव्यू के लिए सिर्फ सेरेना और मा अन्यून ही बची थीं, जो फिनाले की जानी मानी कंटेस्टेंट्स थीं। शाम के 7 बजे मिस क्लेयर के साथ सेरेना एंट्रेंस पर दिखाई दी। जैसे ही वे वहां पहुंचे, भीड़ की तरफ से चीयर्स की लहर दौड़ गई। कुछ ही देर में मा अन्यून और उसकी असिस्टेंट भी एंट्रेंस पर दिखाई दी, जिनका स्वागत फिर से चीयर्स के साथ हुआ। कमबैक के बाद सेरेना का ये पहला फॉर्मल इंटरव्यू था। रिपोर्टर्स की आंखों में एक भूखे भेड़िए जैसी चमक थी। वे उसे घेरने के लिए आगे बढ़े। हर कोई सबसे पहले बेस्ट मटेरियल हासिल करने की होड़ में था। मिस सेरेना, आज के लिए आपने किस गेस्ट परफॉर्मर को इनवाइट किया है? जब हम परफॉर्म करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। सेरेना ने अपना सिर हिलाया और मजाक में जवाब दिया। वो कुदरती तौर पर बताने वाली नहीं थी। प्रोडक्शन टीम ने इस बारे में बिल्कुल साफ निर्देश दिए थे। फिर मिस सेरेना, क्या आप हमें बता सकती हैं कि जेम्स रिवर्स के साथ आपकी रोजाना की जिंदगी कैसी है? जरूर, वो वाली। मैं इसका जवाब दे सकती हूँ। सेरेना के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई। यह किसी भी दूसरे कपल की तरह ही है, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। सवाल पूछने वाला रिपोर्टर हक्का बक्का रह गया। इस जवाब और बिना किसी जवाब के बीच क्या फर्क था? उसने तुरंत अपना माइक्रोफोन मा अन्यून की तरफ घुमा दिया। कंटेस्टेंट मा अन्यून, आप पिछला राउंड हार गई थीं। क्या आप इस बार चीजों को पलटने के लिए कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हैं? मां अन्यून ने अपने बगल में खड़ी सेरेना की ओर देखा और मुस्कुराई। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। सेरेना एक बहुत ही काबिल ओपोनेंट है। उसके जैसे किसी के साथ कंप्लीट करने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। रिपोर्टर एक बार फिर शब्दों के लिए लाचार हो गया। ठीक है। इन दोनों ने साफ तौर पर अपने बिना जवाब वाले जवाबों की साथ में रिहर्सल की थी। दोनों सवालों का न पूछा जाना ही बेहतर होता। उसी पल एक दूसरे रिपोर्टर ने आवाज दी। मिस सेरेना, ऑनलाइन चल रहे इस हॉट टॉपिक के बारे में आप क्या सोचती हैं कि जेम्स रिवर्स ने चाइनीज म्यूजिक सीन के पूरे स्टैंडर्ड को ऊंचा उठा दिया है? सेरेना की पलकें झपकीं और उसने पूरी गंभीरता के साथ जवाब दिया। मुझे नहीं पता कि दूसरे क्या कहते हैं, लेकिन मेरे दिल में जेम्स रिवर्स अब तक का सबसे बेस्ट सॉन्ग राइटर है। ये बात पक्का वायरल होने वाली थी। जिस रिपोर्टर ने सवाल पूछा था उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सेरेना की ओर से ये एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट था। भले ही उसने मेरे दिल में कहा था, लेकिन ये बिना किसी शक के दुनिया को बता रहा था कि वो सबसे बेस्ट सॉन्ग राइटर है। कुछ और रिपोर्टर्स ने कुछ और सवाल पूछे। उसके बाद सेरेना और मां अन्यून ने अंदाजा लगाया कि अब समय हो गया है, कुछ कैजुअल जवाब दिए और स्टेडियम के अंदर चली गईं।
रिपोर्टर्स जल्दी से इधर उधर बिखर गए जैसे ही वे अंदर गईं। आज के इंटरव्यू के कंटेंट को लेकर वे संतुष्ट भी थे और उन्हें पछतावा भी था। संतुष्ट इसलिए क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा मटेरियल इकट्ठा कर लिया था, और पछतावा इसलिए क्योंकि उन्हें अभी भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वेन्यू पर दोनों कॉन्टेस्टेंट्स के गेस्ट परफॉर्मर कौन थे। इस समय ऑडियंस भी एक एक करके अंदर आ रही थी। कुछ ही देर में वेन्यू की हर सीट भर गई। जैसे ही स्टेडियम के दरवाजे बंद हुए, एरिना के ऊपर एक शानदार सितारों भरा आसमान उभर आया। स्टारलाइट धीरे धीरे स्टेज पे गिरने लगी। न्यू सॉन्ग का ओपनिंग नंबर गूंज उठा और पूरे वेन्यू को भर दिया। फिनाले का दूसरा राउंड ऑफिशियली शुरू हो गया। बाहर ऑडियंस की नर्वस एक्साइटमेंट के उलट इस पल बैकस्टेज पूरी तरह शांत था। सेरेना और मां अन्यून, दो बेहद खूबसूरत महिलाएं, करीबी दोस्तों की तरह चुपचाप बातें कर रही थीं। वे जो कुछ भी बात कर रही थीं, उनकी आंखें बीच बीच में मेरी तरफ मुड़ जाती थीं और उनके चेहरों पर छोटी सी मुस्कान आ जाती थी। और मैं करीब 40 साल के एक आदमी से बात कर रहा था। ये आदमी लेजेंडरी वेटरन किंग लू था। जिस पल मेरी नज़र उन पर पड़ी, मुझे अंदर से कड़वाहट भरी हंसी महसूस हुई। ये मेरा पहला कॉम्पिटिशन था और वे असल में सामने वाले की तरफ से इस जीते जागते लेजेंड को ले आए थे। वे निश्चित रूप से मुझे कम नहीं आंक रहे थे। भले ही किंग लू अब अपने पीक पर नहीं थे, लेकिन वो ओरिजिनल 4 हेवनली किंग्स में से एक थे। ये फैक्ट कि फैंस अभी भी उन्हें किंग कहकर पुकारते थे, उनकी एबिलिटी और इन्फ्लुएंस के बारे में सब कुछ कह देता था। खासकर जब बात फैंस की लॉयल्टी हासिल करने की हो, उनके पास वहां एक बेमिसाल एडवांटेज था। और अभी किंग लू का मेरे बारे में जो इंप्रेशन था वो काफी पॉजिटिव भी था। जब मैंने फॉरएवर हैव यू लिखा था तो उन्होंने इस पर गौर किया था। वो गाना किंग लू को अभी मौजूद हर चीज में सबसे ज्यादा पसंद आया था, खासकर उस गाने की मेलोडी और लिरिक्स। उन्हें ऐसा लगा था कि यह गाना केवल उनकी अपनी पीढ़ी के किसी व्यक्ति द्वारा ही लिखा जा सकता था। हकीकत में यह गाना मेरे द्वारा बनाया गया था, जो उनसे काफी छोटा था। ये सोचकर किंग लू को हैरानी महसूस हुए बिना नहीं रही। उन्होंने मेरे सामने खड़े होकर शांत और सलीके से मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सच में उम्मीद नहीं की थी कि युवा पीढ़ी से तुम्हारे जैसा कोई मॉन्स्टर निकल कर आएगा। ईमानदारी से कहूं तो हम जैसे पुरानी पीढ़ी के लोगों के पीछे हटने के बाद आजकल की एंटरटेनमेंट दुनिया को समझना वाकई मुश्किल है। नई पीढ़ी जो गाने निकालती है, मैं उन्हें सुन ही नहीं पाता था। जब तक मैंने तुम्हारा फॉरएवर हैव यू नहीं सुना, तब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि युवाओं में अभी भी वाकई प्रभावशाली टैलेंट मौजूद है। इस बार उनसे मिलकर मैंने अपना सिर खुजलाया। मैंने ये भी पाया कि इस किंग का स्वभाव वाकई वार्म था और वे बिना किसी घमंड के पेश आ रहे थे, उन अभिमानी मशहूर हस्तियों से कहीं बेहतर जिनसे मैं पहले मिल चुका था। किंग लू, आप बहुत दयालु हैं। आप मेरे सीनियर हैं। अभी बहुत कुछ है जो मुझे सीखने की जरूरत है। मैं इसके बारे में वाकई विनम्र था। इस तरह के किंग सम्मान के हकदार थे। हा, श्याओयांग, नौजवान, बहुत ज्यादा शालीन होना भी अच्छा नहीं है। काबिलियत तो काबिलियत होती है। तुम्हारी उम्र में मैं गुमनामी में संघर्ष करने वाला एक मामूली इंसान था। किंग लू की हंसी ने दूसरी तरफ की दोनों लीडिंग लेडीज का ध्यान खींचा। मां अन्यून की आंखें पल भर के लिए झपकीं। किंग लू के साथ काम करने का यह उसका भी पहला अनुभव था, लेकिन जब वो किंग लू से बात कर रही थी तो उसने स्पष्ट रूप से एक अजीब सी झिझक महसूस की थी। और फिर भी सामने वाला आदमी अभी एक किंग के साथ आसानी से हंस हंसकर बातें कर रहा था। ये काबिलियत और पर्सनल मैग्नेटिज्म दोनों था। ये आदमी वाकई कमाल का था। मां अन्यून ने अपनी नजर हटाई और अपने बगल में सेरेना की ओर देखा। उसने पाया कि सेरेना मुझे कोमलता भरी आंखों से देख रही थी। उस पल में मां अन्यून को वाकई जलन महसूस हुई। स्टेज पर होस्ट शेनुआ पहले ही एंट्री कर चुकी थी। उसने हमेशा की तरह इस राउंड की दोनों कंटेस्टेंट्स सेरेना और मां अन्यून का इंट्रोडक्शन कराया, फिर जजों के पैनल को उनकी सीटों पर बैठने के लिए इनवाइट किया। तभी वो वाकई प्रतीक्षित पल आया, कंटेस्टेंट्स का स्टेज पर आना। स्टाफ के सिग्नल पर मां अन्यून और सेरेना रोशनी में चलते हुए धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ीं। उन दोनों ने मैचिंग लॉन्ग गाउन पहने हुए थे, जिन्हें प्रोडक्शन टीम ने पहले से डिजाइन किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि सेरेना का गाउन व्हाइट था, जिसके चेस्ट पर एक छोटा गोल्डन रोज था, जबकि मां अन्यून का गाउन गोल्डन था, जिसके चेस्ट पर एक छोटा व्हाइट रोज था। एक बगल की लड़की जैसी लग रही थी, सिंपल और दिलकश, तो दूसरी एक रॉयल प्रिंसेस की तरह गरिमापूर्ण और भव्य। साथ साथ खड़ी उन दोनों ने एक पहली नजर में एक अनोखी और खूबसूरत तस्वीर पेश की। लेकिन आप उन्हें जितनी देर तक देखते, उतना ही वे एक ही मंजिल की ओर ले जाने वाले अलग अलग रास्तों की तरह लगतीं, हर कोई अपने दायरे में सुंदरता की मिसाल। जैसे ही दोनों ने स्टेज पर कदम रखा, तुरंत आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उनके बगल में खड़ी चेनशुआ ने एक बार फिर भावनाओं की लहर महसूस की। इन दोनों ने उन पर जो दबाव बनाया था वो वाकई बहुत ज्यादा था। स्टेज पर हमारी दो कॉम्पिटिटिंग कंटेस्टेंट्स का स्वागत है। इसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आज के गेस्ट परफॉर्मर्स का स्वागत करते हैं। सबसे पहले मां अन्यून के गेस्ट परफॉर्मर किंग लू का स्टेज पर स्वागत है।
इस राउंड में मां अन्यून सबसे पहले परफॉर्म करेंगी। जिस पहले गेस्ट परफॉर्मर के चेहरे से पर्दा उठा वे मां अन्यून के गेस्ट किंग लू थे। सरीना के गेस्ट परफॉर्मर अभी भी एक मिस्ट्री बने रहे। ऑडियंस को तभी पता चलेगा जब वो परफॉर्म करेंगी। इस बात पर ऑडियंस अपने मन ही मन प्रोडक्शन टीम को कोस रही थी। वे चीजें छिपाने में वाकई माहिर थे, लेकिन इसने शो के उनके आनंद को बिल्कुल प्रभावित नहीं किया। जब चेन शुआ ने अनाउंस किया कि मां अन्यून के गेस्ट परफॉर्मर किंग लू हैं, तो ऑडियंस का एक बड़ा हिस्सा दंग रह गया। वे किंग लू थे, उनकी जवानी के आइडल। काफी सारे ऑडियंस मेंबर्स एक्साइटमेंट से खुद पर काबू नहीं रख पा रहे थे। उन्होंने अपने फोन उठाए और परिवार और दोस्तों को मैसेज भेजने लगे, जल्दी देखो, किंग लू न्यू सॉन्ग पर आए हैं। इसने उन लोगों की भी एक लहर ला दी जिन्होंने पहले कभी न्यू सॉन्ग पर ध्यान नहीं दिया था। वे सब इसे देखने के लिए उमड़ पड़े। एक पल के लिए लाइव स्ट्रीम का कमेंट सेक्शन पूरी तरह भर गया। 30 की उम्र वाली मिडिल एज आर्मी ड्यूटी पर रिपोर्ट कर रही है। किंग लू अनबीटेबल हैं। उम्मीद नहीं थी कि किंग लू यहां आएंगे। अब मां अन्यून के बारे में क्या ही कह सकते हैं। ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता कि किंग लू कौन है। ये कौन है? ऊपर वाले कमेंट को देखकर ही पता चल रहा है कि वो माइनर है। तुम्हें किंग लू नहीं पता? मुझे भी नहीं पता। क्या वे इतने फेमस हैं? मैं सिर्फ सरीना और जेम्स रिवर्स को जानता हूं। वे उन्हें लिटरली किंग बुलाते हैं। क्या तुम्हें वाकई पूछने की जरूरत है कि वे फेमस हैं या नहीं? हमारी जनरेशन बस बड़ी हुई है, हम मरे नहीं हैं। सपोर्ट किंग लू, सपोर्ट मां अन्यून। ये एक किंग की पावर है। उनके फैंस, हालांकि उनमें से ज्यादातर ने रोजमर्रा की जिंदगी के साथ समझौता कर लिया है, लेकिन जिस पल किंग सामने आते हैं उनकी जवानी की यादें ताज़ा हो जाती हैं। स्टेज पर सेरेना और होस्ट बैकस्टेज एरिया में चले गए और स्पॉटलाइट के नीचे स्टेज मां अन्यून के हवाले कर दिया। किंग लू धीरे धीरे स्टेज के पीछे से बाहर आए। उन्होंने लाइव ऑडियंस की तरफ गर्मजोशी से हाथ हिलाया। 40 साल से ज्यादा की उम्र में भी उन्होंने खुद को बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया था और उनमें एक मैच्योर करिश्मा साफ झलक रहा था। इसने नीचे बैठे काफी ऑडियंस मेंबर्स को दीवाना कर दिया, जो अपनी ग्लो स्टिक्स को पूरे उत्साह के साथ हिला रहे थे। इस वेटरन किंग का स्वागत करने के लिए उसी पल म्यूजिक भी बजने लगा। अंधेरे स्टेज के ऊपर म्यूजिक की कोमल धुनों के साथ स्टारलाइट की बूंदें बरसने लगीं और एक फैला हुआ स्टारफील्ड सा बन गया। पीछे की बड़ी स्क्रीन पर उनके द्वारा परफॉर्म किए जाने वाले सॉन्ग का टाइटल धीरे धीरे दिखाई दिया, होल्डिंग यू, तुम्हें थामे हुए। सितारों के नीचे। जैसे ही स्टारफील्ड उभरा, अपने ब्लैक सूट में किंग लू ने धीरे से गाना शुरू किया। उनकी आवाज में वक्त के साथ आई एक मैच्योरिटी थी, लेकिन उस अनुभव के साथ एक अलग ही फ्लेवर था जो पूरी तरह से दिल जीत लेने वाला था। ऑडियंस ने एक एक करके अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी एकाग्रता के साथ सुनने लगे। जब एक वर्स खत्म हुआ तो किंग लो ने अपनी नज़र मां अन्यून की तरफ घुमाई और म्यूजिक की तैरती धुनों के बीच मां अन्यून ने किंग लो की नज़रों से नज़रें मिलाईं और अपना माइक्रोफोन उठाया। उसने धीरे से अपना मुंह खोला। उसकी आवाज़ चांदी की घंटियों की तरह साफ और स्पष्ट थी, जो हर किसी के कानों में रस घोल रही थी। खूबसूरत। इस गाने ने अपनी शुरुआत से ही ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके डुएट ने सफलतापूर्वक ऑडियंस को सितारों से भरे आसमान के नीचे पहुंचा दिया, जहां एक कपल एक दूसरे को गर्मजोशी से गले लगाए हुए था। सितारों से सजे स्टेज के ऊपर स्टारलाइट की बूंदों से बनी नई आकृतियां धीरे धीरे एक एक करके दिखाई देने लगीं। म्यूजिक के साथ मिलकर इसने ऑडियंस के दिलों को अनचाहे ही उस एहसास की याद दिला दी जब उन्हें उनके किसी प्रियजन ने गले लगाया था। चाहे वेन्यू में मौजूद लाइव ऑडियंस हो या लाइव स्ट्रीम देखने वाले व्यूअर्स, हर कोई उस पल प्यार के समंदर में खो गया था। यहां तक कि बैकस्टेज मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थीं और धीरे धीरे गाने का आनंद ले रहा था। आखिर ये एक किंग थे। उन्होंने इस गाने की हर बारीकी को पूरी तरह से निखारा था। प्योर वोकल क्राफ्ट के मामले में मैं वाकई उनके आगे विनम्र था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नर्वस भी नहीं था। मुझे विश्वास था कि मेरा गाना भी उतना ही स्ट्रांग है। सरीना ने भी अपने दिल में वैसा ही महसूस किया। जब तक मैं उसके साथ परफॉर्म कर रहा था, वो किसी से नहीं डरेगी, यहां तक कि एक किंग से भी नहीं। मां अन्यून और किंग लू के डुएट होल्डिंग यू बीनीथ द स्टार्स ने ऑडियंस की आत्माओं की गहराई में छिपे प्यार को पूरी तरह से जगा दिया था। वेन्यू में मौजूद कपल्स आसमान में बने उन सितारों वाले पैटर्न्स के नीचे एक एक करके एक दूसरे की बाहों में सिमट गए, जबकि सिंगल लोग केवल ईर्ष्या और चाहत के साथ देख सकते थे और सांत्वना के लिए अपने बगल में बैठे दोस्त के गले लग रहे थे। ये कोई लव डुएट कॉम्पिटिशन नहीं है, ये तो व्यावहारिक रूप से सिंगल लोगों को सजा देने जैसा है। जब तक हवा में टिमटिमाती स्टारलाइट आखिरकार फीकी नहीं पड़ गई और म्यूजिक खत्म नहीं हुआ, तब तक यही माहौल रहा। किंग लो और मां अन्यून ने ऑडियंस के सामने गहरा झुककर अभिवादन किया और फिर उनकी आकृतियां धीरे धीरे अंधेरे में ओझल हो गईं और वे स्टेज से नीचे उतर गए। दोनों परफॉर्मर्स के जाने के बाद भी नीचे ग्लो स्टिक्स अभी भी एकदम तालमेल में लहरा रही थीं। मैंने किंग लू को अपनी ओर आते देखा और मन में प्रशंसा की एक गहरी लहर महसूस की। ये एक किंग की काबिलियत थी, ये एक किंग का इन्फ्लुएंस था। जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था
तो मैंने मान लिया था कि यहाँ का म्यूजिक कुछ खास नहीं है। अब मैं समझ गया था, वो ओरिजिनल ओनर का नजरिया था, जो बहुत सीमित था। पुरानी जनरेशन के आर्टिस्ट्स ने जिस म्यूजिक सीन पर कब्जा किया था, वो आज के समय से बिल्कुल अलग था। जैसा कि उन मिडिल एज फैन आर्मीज ने कहा था, वे सिर्फ बड़े हुए थे, मरे नहीं थे। पुरानी पीढ़ी के आर्टिस्ट्स के स्पॉटलाइट से पीछे हटने के बाद वे बस अपनी लाइफ में बिजी हो गए थे। लेकिन जब ये लोग फिर से सामने आए, तो वे फैन आर्मीज भी उनके साथ ही उभर कर आ गईं। पुरानी पीढ़ी के ये आर्टिस्ट्स वाकई तारीफ के काबिल थे। इस वक्त लाइव स्ट्रीम का कमेंट सेक्शन भी पागलों की तरह भर रहा था। किंग लू की एंट्री ने कई व्यूअर्स की आंखों में आंसू ला दिए थे, और जिस सहजता से उन्होंने इस गाने को निभाया, वो एक किंग की काबिलियत का सबूत था। बहुत समय बाद मिले किंग लू, और फिर से अलविदा किंग लू। इस गाने के बाद मैं वापस अपनी असली जिंदगी की मुश्किलों से निपटने जा रहा हूं। क्या किसी ने नोटिस किया? जेम्स रिवर्स और पुरानी पीढ़ी के आर्टिस्ट्स किसी तरह एक जैसे लगते हैं। उनके बनाए गाने बस बहुत अच्छे होते हैं। यही विरासत है। चीन हमेशा ऐसा ही होता है। जब भी कोई फील्ड अपने सबसे निचले स्तर पर होती है, तो हमेशा कोई न कोई आगे आता है। जेम्स रिवर्स बिल्कुल वैसा ही है। ईमानदारी से कहूं तो मैं भी अपनी उम्र के बीच के पड़ाव में हूं। इंडस्ट्री से पहले जो गाने आ रहे थे, वे आखिर क्या थे? जब तक जेम्स रिवर्स नहीं आया, मैंने फिर से म्यूजिक सुनना शुरू नहीं किया था। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि सेरीना का गेस्ट परफॉर्मर कौन है। सस्पेंस मुझे मार रहा है। मुझे वाकई उम्मीद है कि वो जेम्स रिवर्स ही होगा। नामुमकिन वो नहीं होगा। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की समझ रखने वाले जानते हैं, मां अनयून किंग लू को लेकर आई है। सेरीना भी पीछे नहीं रहेगी। नामुमकिन क्यों है? मेरा सच में मानना है कि सेरीना और जेम्स रिवर्स बाकी सबसे अलग हैं। बहस करने के लिए क्या बचा है? बस देखो और तुम्हें पता चल जाएगा कितने जिद्दी लोग हैं। शुरू हो रहा है, शुरू हो रहा है। जब ऑनलाइन बहस अभी भी जोरों पर थी, सेरीना की आकृति स्टेज पर दिखाई दी। उसका व्हाइट गाउन, सीने पर वो छोटा सा गोल्डन फूल और उसके चेहरे पर छाई शुद्ध खुशी की चमक ने ऑडियंस को पल भर के लिए दंग कर दिया। खुशी का वो एक्सप्रेशन, वो कुछ ऐसा था जो उन्होंने अभी मां अन्यून के चेहरे पर नहीं देखा था। यह एक ऐसा एक्सप्रेशन था जिसे केवल वही पहन सकता है जो सच में प्यार में हो। जब मां अन्यून और किंग लो ने अपना डुएट गाया, भले ही उन्होंने खूबसूरती से परफॉर्म किया, लेकिन वे आंखें जो केवल प्रेमियों की होती हैं, उनके पास नहीं थीं। वे आखिरकार एक कपल नहीं थे। जाहिर है वे असली प्रेमियों की तरह सहज नहीं हो सकते थे। लेकिन सेरीना अलग थी। उसकी आंखों में इस वक्त जो चमक थी, वो बिना किसी शक के वही थी जो केवल प्यार में डूबी एक महिला की हो सकती है। सेरीना को इस तरह देखकर काफी सारे ऑडियंस मेंबर्स के दिलों में एक हलचल महसूस हुई। क्या ये सच में जेम्स रिवर्स हो सकता है? स्टेज की लाइटिंग धीरे धीरे बदली और वार्म, जेंटल लाइट्स अचानक दिखाई देने लगीं। लाइट्स के साथ ऊपर से गुलाबी गुलाब की पंखुड़ियां एक कोमल बौछार की तरह गिरने लगीं, और फिर पीछे की बड़ी स्क्रीन पर सॉन्ग का टाइटल दिखाई दिया, फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स। लिरिक्स, कंपोजिशन और अरेंजमेंट अभी भी पूरी तरह से मेरे ही थे, लेकिन जब ऑडियंस ने परफॉर्म्ड बाय के नीचे लिखे नाम देखे, तो उनके दिलों को एक तेज झटका लगा, और फिर वे संतुष्टि के एक जबरदस्त एहसास से भर गए। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स जो पल भर के लिए थमे थे, अचानक फिर से उमड़ पड़े। मुझे पता था, वे सच में अलग हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं उन्हें फॉलो करता हूं। वे सच में बाकी सब जैसे नहीं हैं। अपनी आंखें खोलो और देखो। परफॉर्म्ड बाय जेम्स रिवर्स एंड सेरीना। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में ताज़ी हवा का एक झोंका। भाइयों, मैं तो गया। बस एक नाम और मैं तो अभी से ही कायल हूं। ये सेरीना है। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के धुंधला होने की बातें अब पुरानी हुईं। साफ है कि वो यहां लागू नहीं होती। एक रोमांटिक डुएट के लिए जाहिर है कि आपको एक असली कपल की जरूरत होती है। सेरीना और जेम्स, उन्होंने वाकई मुझे निराश नहीं किया। उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या उसे हारने का डर नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जेम्स रिवर्स को नीचा दिखाने की? यकीनन उसने पहले गलतियां की थीं, लेकिन वो सच में बदल गया है और उसके नाम में अब वजन है। चाहे ऑडियंस जैसा भी रिएक्ट कर रही थी, उस पल में सेरीना बस कोमल आंखों के साथ मुड़ी और लगातार बैकस्टेज एंट्रेंस की तरफ देखने लगी। वहां से एक जाना पहचाना चेहरा धीरे धीरे बाहर आ रहा था। उसी पल सॉफ्ट म्यूजिक भी गूंजने लगा। लाइट्स की वार्म चमक में मैं ब्लैक सूट में बाहर आया। मेरे सीने पर भी एक छोटा गोल्डन रोज था। मैं गहरी वफादारी के एहसास के साथ सेरीना की ओर बढ़ रहा था। वेन्यू में मौजूद ऑडियंस और लाइव स्ट्रीम देख रहे सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। वे पहली बार मुझे इस तरह देख रहे थे, फॉर्मल कपड़ों में और इतनी साफ स्पष्ट डिटेल के साथ। ये बंदा फॉर्मल कपड़ों में वाकई काफी हैंडसम लग रहा था। इंट्रो धीरे धीरे फीका पड़ा और गुलाब की पंखुड़ियों की बौछार के बीच मैंने अपने हाथ में माइक्रोफोन उठाया और धीरे से गाया, तुम्हारी जिंदगी की सर्द जगहों में मैं तुम्हारा वार्म सन बनूंगा। दुनिया शोर और लोगों से भरी है। तुम हमेशा बहुत भोली हो हमारी बाकी की जिंदगी के लिए। जब तक मैं यहां पहुंचा,
मैं धीरे धीरे चलकर सेरीना के सामने खड़ा हो चुका था। मैंने माइक्रोफोन नीचे किया और वार्म स्माइल के साथ सेरीना को देखा। हाथ बढ़ाकर धीरे से उसकी नाक पर उंगली से टैप किया। सिंगल लोग तो पूरी तरह खत्म थे। एग्जीक्यूशन। एक राउंड काफी नहीं था तो यहां दूसरा आ गया। जिन ऑडियंस मेंबर्स की गर्लफ्रेंड या पत्नियां थीं, उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने बगल में बैठे इंसान को देखा। मेरे इशारे की नकल करते हुए अपने पार्टनर की नाक की नोक को धीरे से टैप किया। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ एक समझदारी भरी खुशहाल मुस्कान शेयर की। सिंगल लोग जिनका कोई नहीं था, वे केवल अपने बगल में बैठे अपने हट्टे कट्टे दोस्त को ही देख सकते थे। ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे वे रोना चाहते हैं पर रो नहीं सकते। कोई रास्ता नहीं था कि वे उस जेस्चर को कॉपी कर सकें। सेरीना का चेहरा कोमल गुलाबी रंग में बदल गया। उसने अपना सिर पीछे झुकाया। मुझे देखते हुए उसकी आंखों में मेरे सिवा कुछ नहीं था। उसने अपनी बारी में माइक्रोफोन उठाया और उसकी कोमल आवाज फिर से गूंज उठी। चारों ओर रोशनी की किरणें चमक रही थीं और गुलाब की पंखुड़ियों की गुलाबी बौछार के बीच स्टारलाइट बिखर गई और एक बार फिर ऊपर उठी। स्टारलाइट की बूंदें सेरीना पर गिरी। उसके कॉलर बोन पर एक कोमल झिलमिलाती चमक के साथ उतरी जो नजाकत से टिमटिमा रही थी, इतनी सुंदर कि मेरी नजरें पूरी तरह से कोमलता में पिघल गईं। जैसे ही सेरीना की साफ कोमल आवाज गूंजी, ऑडियंस उसमें पूरी तरह खो गई। न केवल ऑडियंस बल्कि जज भी, और साथ ही बैकस्टेज मौजूद मां अन्यून और किंग लो की आंखों में भी एक सॉफ्ट लाइट चमक उठी। उनके चेहरों पर वार्म स्माइल थी। आखिरकार प्रोफेशनल्स तो प्रोफेशनल्स ही थे। जब मैं गा रहा था तो लोगों ने मेरी आंखों की कोमलता और स्टेज के एटमॉस्फेयर पर ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन जैसे ही सेरीना ने अपना मुंह खोला, लोग तुरंत गाने की गहराई में खिंचते चले गए। पूरी ऑडियंस ने इस आवाज को अपने शरीर में दौड़ती एक झंझनाहट की तरह महसूस किया, जिससे खुद को फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स की खूबसूरत दुनिया में डूबने से रोकना नामुमकिन हो गया। अगर ये कहा जाए कि किंग लो और मां अन्यून ने वर्तमान के प्यार के बारे में गाया, तो मैंने और सेरेना ने भविष्य के प्यार के बारे में गाया। वर्तमान और भविष्य दोनों, एक मुकम्मल प्यार जो पूरी तरह मदहोश कर देने वाला था। स्टेज पर एक सूट और एक लॉन्ग गाउन, फूलों की बारिश के बीच दो लोग, फिर सितारों भरी रोशनी के नीचे एक दूसरे का हाथ थामे हुए नीचे बैठी ऑडियंस का सामना करते हुए। उस पल भीड़ में मौजूद हर एक इंसान ने अपनी सांसें रोक ली थीं और वे खामोश विस्मय के साथ स्टेज पर उन दो लोगों को देख रहे थे जो स्वर्ग में बनी जोड़ी लग रहे थे। ऐसा प्यार इतना खूबसूरत था कि हर कोई इसे अपने लिए चाहता था। म्यूजिक के साथ सेरीना ने फिर से अपना माइक्रोफोन उठाया। ये वर्स उसे लीड करना था। उसकी नजरें पानी के कुंड की तरह साफ और गहरी थीं और मुस्कुराहट के साथ उसने मेरे बगल में देखा और अपने होंठ खोले। मैंने सेरीना का हाथ पकड़ा और स्टेज के सामने की ओर एक कदम आगे बढ़ाया। ऑडियंस की हैरान कर देने वाली खामोशी के बीच मैंने अचानक उसे अपनी बाहों में खींच लिया और एक वार्म स्माइल के साथ उसके माथे पर किस किया। सेरीना का मुंह थोड़ा खुला रह गया। वह पूरी की पूरी अवर्णनीय रूप से प्यारी और घबराई हुई लग रही थी। उसने भी मुझसे इसकी उम्मीद नहीं की थी। ये मेरी तरफ से एक सहज हरकत थी। सभी गानों में से इस गाने ने मुझे सबसे गहराई से प्रभावित किया था। जब भी मैं इसे सुनता, चाहे मैं कहीं भी होता, मैं खुद को ये कल्पना करते हुए पाता कि वो इंसान कैसा होगा जो एक दिन मेरा साथ निभाएगा। अब मैं जानता था कि वो इंसान सेरीना थी। मैं पूरी तरह से गाने में डूबा हुआ था, जैसे कि मैं पहले से ही अपनी बाकी की जिंदगी को साथ देख पा रहा था। मैंने माइक्रोफोन उठाया जैसे कि मैं केवल सेरीना से ही कोमलता से बात कर रहा हूं। अब तक न्यू सॉन्ग देख रहे हर एक ऑडियंस मेंबर ने इस बात की परवाह करना छोड़ दिया था कि मैं अच्छा गा रहा हूं या नहीं। वे स्टेज पर सामने आ रहे उस खूबसूरत नज़ारे में पूरी तरह खो गए थे। वे प्यार के उस खूबसूरत ऐलान में खो गए थे जो फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स था। पैनल में मौजूद कई जज साफ तौर पर भावुक दिख रहे थे। लोग हमेशा वोकल क्राफ्ट की बात करते थे, लेकिन बेहतरीन वोकल क्राफ्ट भी केवल इसलिए होता है ताकि सुनने वाले तन और मन से गाने के साथ पूरी तरह जुड़ सकें। मेरी तकनीक भले ही थोड़ी कम रही हो, लेकिन मैंने वो जुड़ाव हासिल कर लिया था। बैकस्टेज डायरेक्टर ने अपना हाथ अपने सीने पर रखा। वो अब मॉनिटर्स पर आसमान छू रहे नंबर्स पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसे जिसकी ज्यादा परवाह थी वो थे आज की बंटी हुई एंटरटेनमेंट दुनिया के ये दो लोग। हालांकि वो पहले से ही जानता था कि सेरीना ने मुझे अपने गेस्ट परफॉर्मर के तौर पर इनवाइट किया है, लेकिन जब हम वाकई उस स्टेज पर खड़े हुए तो उत्साह की ये भावना, विस्मय का यह एहसास कुछ ऐसा था जो अस्थायी रूप से साथ लाई गई कोई भी जोड़ी कभी पैदा नहीं कर सकती थी। ये अंदर से पैदा हुई एक भावना थी। ये दिलकश थी। और इस पल हर बड़े लाइव स्ट्रीम पर कमेंट्स एक बहते हुए जुमले में तब्दील हो गए थे। हमारी बाकी की जिंदगी के लिए बस तुम ही हो। मेरे बाकी के सारे दिन तुम ही हो। अनगिनत कपल्स ने मन ही मन ये तय कर लिया कि जब वे शादी करेंगे तो अपनी शादी में इस गाने को एक डुएट के तौर पर जरूर गाएंगे। ये एक सच्चे लव डुएट की ताकत थी। बैकस्टेज किंग लू स्टेज पर उन दोनों को देख रहे थे जैसे किसी प्रिंस ने अपनी प्रिंसेस को थाम रखा हो। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और उनकी आंखों के कोने हल्के से नम थे। उन्हें अचानक महसूस हुआ कि यहां आना उनके लिए सार्थक रहा। एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को काबिल उत्तराधिकारी मिल गए थे।
अब ये दुनिया फिर कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगी। स्टेज पर मेरा एक हाथ सेरेना की कमर पर था और दूसरे हाथ से मैंने उसे धीरे से एक घेरे में घुमाया। वे दोनों वापस एक दूसरे के बगल में आकर ऑडियंस के सामने खड़े हो गए। हमने अपने अपने माइक्रोफोन उठाए, एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखा और कोरस शुरू हुआ। म्यूजिक खत्म होने की ओर बढ़ा। उन दोनों का आखिरी सुर धीरे धीरे शांत हो गया। वेन्यू अचानक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वे भावुक थे और साथ ही उन्हें जबरदस्त जलन भी हो रही थी। एक लाइफ पार्टनर, एक सच्चा साथी, इससे बढ़कर और कुछ नहीं होता। उसे किस करो, ऑडियंस में से किसी ने अचानक चिल्लाकर कहा। अगले ही पल हर ऑडियंस मेंबर इसमें शामिल हो गया और शोर मचने लगा, किस किस किस। सेरेना का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। इतने सारे लोगों के सामने वो हद से ज्यादा शर्मा रही थी। मैंने नीचे ऑडियंस की तरफ देखा जो माहौल गरमा रहे थे। माइक्रोफोन अपने मुंह के पास लाया और अचानक पूछा, तो क्या मुझे करना चाहिए? ऑडियंस तुरंत चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन मैंने अपनी चालाकी दिखाते हुए एक शरारती मुस्कान दी। मैंने कहा, अपने सपनों में सोचना, अगर किस जैसा कुछ होगा भी तो वो घर पर होगा। बू! ऑडियंस ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। चिढ़ाने और हूटिंग की एक लहर उठी। इसकी वजह से वेन्यू का माहौल और भी ज्यादा इलेक्ट्रीफाइड हो गया। यहां तक कि लाइव स्ट्रीम देख रहे व्यूअर्स भी जोर जोर से हंसने लगे। वे सब जैसे नाराज फैंस में बदल गए। स्क्रीन पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। जेम्स रिवर्स, तुम तो गए। जैसे कोई सच में तुम्हें शो ऑफ करते देखना चाहता था। मत करो किसी को परवाह नहीं है। जेम्स रिवर्स, बस मान लो कि तुम नहीं कर सकते। साफ कह दो, तुम्हारी जगह मुझे करने दो। ऊपर वाले बंदे, तुम्हारी साजिश साफ दिख रही है। मैं 1000 मील दूर से इसे सुन सकता हूं। एक बार मेरे सामने एक परफेक्ट मौका था। मैंने उसकी कदर नहीं की। जब उसे खो दिया तब एहसास हुआ कि अगर भगवान मुझे एक और मौका दे तो मैं उसे पक्का किस करूंगा। लेकिन भाइयों, उसने कहा कि वो घर पर करेगा। काम अभी अधूरा है। मैंने नीचे विलाप करती भीड़ पर और ध्यान नहीं दिया। मैंने सेरेना की तरफ देखा जो शर्म से लाल और प्यारी लग रही थी। मैंने एक वार्म स्माइल दी, एक पल के लिए सोचा और अपने सीने से वो छोटा गोल्डन रोज निकालकर उसके बालों में लगा दिया। उस एक टच से सेरेना तुरंत और भी खूबसूरत लगने लगी, बिल्कुल मेरे सपनों की दुल्हन की तरह। मेरी आंखों की चमक और गहरी हो गई। नीचे बैठी ऑडियंस को एक बार फिर सेकंड हैंड मिठास का डोज मिला और वे और भी खुशी से शोर मचाने लगे। शुक्र है कि इस मोड़ पर होस्ट चेन शुआ जल्दी से स्टेज पर आईं ताकि ऑडियंस को शांत किया जा सके और आखिरकार वो उनकी एक्साइटमेंट को थामने में कामयाब रहीं। फिर मां अन्यून और किंग लो को वापस स्टेज पर बुलाया गया। चारों स्टेज पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए और जजों के पैनल की ओर देखने लगे। अब जजों की कमेंट्री और वोटिंग का समय था। सबसे पहले कमेंट्री और वोट देने की बारी फिर से गाओ की थी। उन्होंने स्टेज पर मौजूद चारों लोगों को देखा और अचानक उन्हें समझ नहीं आया कि शुरुआत कहां से करें। काफी देर सोचने के बाद उन्होंने आखिरकार एक बेबस मुस्कान दी और अपना मुंह खोला। इस कंपटीशन में मुझसे कमेंट्री करने के लिए कहना मुझे जान से मारने से ज्यादा मुश्किल काम है। जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकले, नीचे बैठी ऑडियंस ठहाकों से गूंज उठी। वे सब समझते थे कि ऊपर किस तरह का कॉम्बिनेशन खड़ा है। एक किंग, एक फिलहाल का निर्विवाद रूप से सबसे महान सॉन्ग राइटर और एक ऐसा गाना जिसने हर किसी को झुकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन एक प्रोफेशनल जज के तौर पर मुझे वो कहना ही होगा जो मैं सोचता हूं। सबसे पहले किंग लू और मां अन्यून, आपके डुएट ने मुझे भी हैरान कर दिया। किंग लू एक वेटरन है, उनकी काबिलियत के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है, लेकिन मां अन्यून ने आज मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। आपकी परफॉर्मेंस असाधारण थी। एक किंग के साथ उसी स्टेज पर खड़े होकर डुएट गाना और बिना किसी कमी के अपनी जगह बनाए रखना, ये वाकई प्रभावशाली है। और फिर जेम्स रिवर्स और सेरेना हैं। मैं आप दोनों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं भी उसी खुशी में खिंचता चला गया जिसके बारे में आप गा रहे थे। स्टेज प्रेजेंस पूरे 10 नंबर की थी। कोई भी अनजान इंसान इसे देख रहा होता तो उसे यकीन हो जाता कि वो किसी की शादी देख रहा है। गाओ यहां रुके। उनके चेहरे पर फिर से एक कशमकश भरी बेबस मुस्कान आई। ऑडियंस के लिए ये कॉम्पिटिशन एक दावत थी, लेकिन उनके लिए ये आग की परीक्षा जैसा था। अभी तक उन्होंने ये तय नहीं किया था कि किसे वोट देना है। इस पल वेन्यू में ऑडियंस की हर आंख गाओयू पर टिकी थी। गाओ ने अपने शरीर को थोड़ा ढीला छोड़ा और आखिरकार एक फैसले पर पहुंचे। मैं अपना वोट मां अन्यून को दे रहा हूं क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल जज हूं। प्रोफेशनल वोकल परफॉर्मेंस के नजरिए से मां अन्यून और किंग लो साफ तौर पर एक स्ट्रांग जोड़ी थे। अपना वोट डालने के बाद गाओयू राहत से ढीले पड़ गए और अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गए। इस वोटिंग ने उन्हें सच में थका दिया था, एक पूरे कॉन्सर्ट को करने से भी ज्यादा थकाऊ। केवल भगवान ही जानता था कि फैसला करने से पहले वे कितनी देर तक असमंजस में थे। लाइव शो का ये हमेशा सबसे तनावपूर्ण पल होता है। स्टेज पर मौजूद चारों लोगों ने अपना धैर्य बनाए रखा, लेकिन नीचे बैठी ऑडियंस ने सामूहिक रूप से अपनी सांसें रोक ली थीं। वे कंटेस्टेंट से भी ज्यादा तनाव में लग रहे थे क्योंकि उनमें से हर एक का कोई न कोई पसंदीदा कंटेस्टेंट था।
जब तक गाओयू का वोट नहीं डला तब तक भीड़ में कुछ फुसफुसाहटें गूंजती रहीं। एक प्रोफेशनल जज के नजरिए से गाओयू का वोट गलत नहीं था, लेकिन ऑडियंस के नजरिए से वे मेरे और सेरेना के फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स के साथ कहीं ज्यादा जुड़ पाए थे। बहुत से लोगों ने एक दबी हुई निराशा महसूस की, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। गाओयू की कमेंट्री पूरी तरह से निष्पक्ष थी। भले ही मैंने कई दिनों तक कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस की थी, लेकिन मेरी प्रोफेशनल तकनीक का लेवल वाकई किंग लू से थोड़ा कम था। वोट देने वाले दूसरे जज सू शाओएन थे। उनके चेहरे पर भी साफ तौर पर कशमकश दिख रही थी। वे जजों के पैनल में काफी देर तक सोचते हुए बैठे रहे और आखिरकार अपने फैसले पर पहुंच ही गए। उन्होंने एक गहरी सांस ली और स्टेज पर मौजूद चारों लोगों की ओर देखा। मेरी राय जज गाओ से थोड़ी अलग हो सकती है। मेरा मानना है कि एक गाना लोगों के लिए अपनी भावनाओं और जज्बात को उड़ेलने का एक जरिया है। लोग एक गाने में उस पल को ढूंढते हैं जो उनके अंदर की किसी चीज के साथ जुड़ सके। प्रोफेशनल सिंगर्स ऑडियंस को इसलिए प्रभावित कर पाते हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस लोगों से उसी लेवल पर जुड़ती है। और आज रात जेम्स रिवर्स और सेरेना ने किसी भी और से ज्यादा दमदार तरीके से वो कर दिखाया। इसलिए मेरा वोट इस बार भी सेरेना को जाता है। जब कोई गाना वाकई लोगों के दिल तक पहुंचता है तो मेरे ख्याल में सेरेना और जेम्स रिवर्स पहले ही जीत चुके होते हैं। सू शाओएन ने एक ही सांस में वो सब कह दिया जो वो कहना चाहते थे। फिर उन्होंने आखिरकार एक लंबी सांस छोड़ी। 1000 पाठकों को 1000 अलग अलग हैमलेट मिलेंगे। 1000 सुनने वालों के मन में स्वाभाविक रूप से 1000 अलग अलग भावनाएं होंगी। दो असाधारण गानों का सामना होने पर सू शाओएन ने उसे चुना जिसने उन्हें ज्यादा प्रभावित किया था। वोट फिर से बराबर हो गए 1-1 पर। ऑडियंस ने अपनी सांसें और भी कसकर रोक लीं कि इस रात का अंत कैसे होगा। किसी को भी अभी तक कोई अंदाजा नहीं था। अगर अभी कोई सबसे ज्यादा रिलैक्स लग रहा था तो वे स्टेज पर मौजूद 4 लोग थे। उन सबके दिलों में ये बात थी कि जीत हो या हार, उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया था। अपना बेस्ट देना ही वो सबसे अच्छा जवाब है जो आप खुद को दे सकते हैं। क्या वो कहावत नहीं थी, आप बस अपना हिस्सा पूरा करें और बाकी सब किस्मत पर छोड़ दें। स्टेज पर मौजूद चारों लोगों की मानसिकता अभी यही थी। अब तीसरे जज की बारी थी। चेन यिक्सुन के वोट देने की बारी। उन्होंने पहले अपनी कमेंट्री नहीं दी। इसके बजाय वे खड़े हुए पहले स्टेज पर मौजूद चारों कंटेस्टेंट्स की ओर झुककर अभिवादन किया और फिर बड़ी भावना के साथ बोले। सच कहूं तो मैंने कई सालों से चाइनीज म्यूजिक सीन पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। पता चला कि चाइनीज म्यूजिक सीन उतना कमजोर नहीं है जितना मैंने कल्पना की थी। आज रात यहां खड़े होकर मैं 2 असाधारण प्रेम गीतों के आने का गवाह बना। मैंने नई और पुरानी पीढ़ी के बीच पैदा हुई उस चमक को भी देखा। अगर हम विशुद्ध रूप से दोनों कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस और गानों पर फैसला कर रहे होते तो मैं यह वोट सेरेना को देता, लेकिन गेस्ट परफॉर्मर्स के कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए मैं अभी भी मां अन्यून और किंग लो को चुनता हूं। मैं जज गाओ की राय से सहमत हूं। खुद एक प्रोफेशनल सिंगर होने के नाते मेरा झुकाव स्वाभाविक रूप से उस जोड़ी की ओर है जो तकनीकी रूप से ज्यादा निपुण थी। इसलिए मेरा वोट मां अन्यून को जाता है। जैसे ही चेन यिक्सुन की बात खत्म हुई, मैंने स्टेज से एक बेबस मुस्कान दी। वाकई आखिरकार मैंने सेरेना को पीछे खींच ही लिया था। उस वोट के साथ गिनती 2-1 हो गई। सबकी निगाहें लू रुइंग की तरफ मुड़ गईं। डायरेक्टर के कैमरे ने ठीक उसी पल लू रुइंग पर क्लोजअप जूम किया। जब कैमरा उनकी ओर मुड़ा तो हर कोई अचानक ठिठक गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि लू रुइंग चुपचाप अपने आंसू पोंछ रही थीं। खुद प्रेम गीतों की पूर्व रानी होने के नाते लू रुइंग एक लव सॉन्ग की अहमियत को किसी और से ज्यादा गहराई से महसूस करती थीं। वो उस खूबसूरत प्यार से भावुक हो गई थीं जो सेरेना और मैंने स्टेज पर दिखाया था। उन्होंने देखा कि कैमरा पहले से ही उनकी ओर था और तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनका संयम डगमगा गया है। उन्होंने जल्दी से फिर से अपनी आंखें पोंछीं और एक छोटी सी मुस्कान बिखेरी। मुझे माफ करें, मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई। ये वोट सेरेना को जाता है। कमेंट्री के तौर पर मेरे पास कहने को बहुत कुछ नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि आपके गाने ने मुझे झकझोर दिया। स्टेज पर लू रुइंग की इस सच्ची और भावुक अभिव्यक्ति को देखकर सेरेना और मैंने एक साथ उन्हें झुककर सम्मान दिया। खासकर मैंने जजों के पैनल पर उस जाने पहचाने चेहरे को देखकर मेरा दिल उन भावनाओं से भर गया जिन्हें मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। इस दुनिया की लू रुइंग मेरी मूल दुनिया वाली से बहुत अलग नहीं थी, लेकिन उसका सबसे मशहूर गाना अभी तक यहां नहीं आया था और मेरे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि वो कभी इस दुनिया में आएगा भी या नहीं। मेरे दिल में एक शांत उदासी छा गई। मुझे रह रहकर लग रहा था कि अगर वो गाना कभी नहीं आया तो ये एक ऐसा नुकसान होगा जिसे ये दुनिया हमेशा ढोती रहेगी। अब चारों जजों की वोटिंग खत्म हो चुकी थी। मुकाबला 2-2 की बराबरी पर था और अब ऑडियंस की बारी थी। बड़ी स्क्रीन पर रियल टाइम वोटिंग शुरू हो गई। वेन्यू में मौजूद हर एक ऑडियंस मेंबर ने अपने फोन निकाल लिए। उनके हाथ अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट के लिए वोट करने को बेताब थे। उस पल
हर बड़े लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में सन्नाटा छा गया। न्यू सॉन्ग को फॉलो करने वाला हर व्यक्ति वोट बटन दबाने में बिजी था। न्यू सॉन्ग की वोटिंग का नियम बहुत सख्त था। एक व्यक्ति एक वोट, वो भी असली नाम के साथ। ऐसी स्थिति में डाला गया हर एक वोट ऑडियंस के लिए नतीजे के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण था। यह पूरी तरह से एक अलग तरह की जंग थी। उनका पसंदीदा कंटेस्टेंट जीत पाएगा या नहीं, ये पूरी तरह उन पर निर्भर था। इसलिए काफी लोगों ने दोस्तों और परिवार से संपर्क करना शुरू कर दिया। ग्रुप चैट्स मैसेजेस से भर गए। हर कोई अपने फेवरेट के लिए वोट जुटाने में लग गया। सेरेना और जेम्स रिवर्स का वो फैन ग्रुप जिसकी ओर सेरेना ने इशारा किया था, जो कभी एक छोटा सा ग्रुप था, अब 5 बड़े ग्रुप्स में तब्दील हो चुका था। लंबे समय से शांत रहने वाली एडमिन शिया होंग ने इस पल एक दुर्लभ उपस्थिति दर्ज कराई। वह अपने फोन की स्क्रीन पर पागलों की तरह टाइप कर रही थी और हर किसी से सेरेना के लिए वोट जुटाने की अपील कर रही थी। ऑनलाइन भी कई ऐसे अकाउंट्स दोबारा सक्रिय हो गए जो लंबे समय से नहीं देखे गए थे। ये उस मिडिल एज ब्रिगेड के लोग थे जिन्होंने असल जिंदगी की भागदौड़ से समझौता कर लिया था। इस पल उन्हें भी बुलावा मिला था। वे किंग लू के लिए लड़ रहे थे। ये नई पीढ़ी के फैंस और पुरानी पीढ़ी के बीच की जंग थी। ये नए किंग और पुराने किंग के बीच का मुकाबला भी था। बड़ी स्क्रीन पर दोनों तरफ के रियल टाइम सपोर्ट परसेंटेज एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था और आंकड़े लगातार ऊपर चढ़ रहे थे। ये मुकाबला पिछले किसी भी कंपटीशन से कहीं ज्यादा लंबा खिंच रहा था। ऑडियंस के वोट एक टग ऑफ वॉर, रस्साकशी में बदल गए थे। दोनों पक्ष एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। उस पल वहां मौजूद मीडिया कर्मी भी अविश्वास भरी नजरों से स्क्रीन पर बढ़ते नंबर्स को देख रहे थे। कंपटीशन से पहले उनमें से किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि मेरी पकड़ इतनी मजबूत होगी, इतनी मजबूत कि मैं वाकई किंग लू के साथ बराबरी का मुकाबला कर सकूं। किंग की उम्र हो गई थी बेशक, लेकिन वो फिर भी एक किंग थे। उनमें से ज्यादातर ने मान लिया था कि सेरेना का मुझे गेस्ट परफॉर्मर के तौर पर चुनना एक गलती होगी, और फिर भी अभी के हालात ने उनके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया था। यह इंसान आखिर सीन में कब आया? जब उन्होंने इस पर गहराई से सोचा तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि किसी के नोटिस किए बिना रास्ते में कहीं न कहीं फिलहाल चाइनीज म्यूजिक वर्ल्ड में तहलका मचाने वाला हर गाना मेरे द्वारा ही बनाया गया था। इस साधारण से दिखने वाले लड़के ने चुपचाप, बिना किसी शोर शराबे के, चाइनीज म्यूजिक सीन के आधे इलाके पर अपना कब्जा कर लिया था। भले ही मैं इस दौरान लगातार ट्रेंडिंग चार्ट्स पर रहा था, लेकिन उसमें से ज्यादातर मेरी पर्सनल लाइफ की चीजों के बारे में था। डोमेस्टिक अब्यूज वाला मामला, वो चैलेंज वाला वाकया, इन चीजों ने मेरे सॉन्ग राइटिंग की चमक को चुपचाप ओझल कर दिया था। ये तो बस इसी पल में था कि हर किसी ने आखिरकार पीछे हटकर इसे महसूस किया। उन सब बातों को किनारे रख दें तो वे जो गाने लगातार सुन रहे थे वे मेरे ही थे। इसे भांपने वाले मीडिया आउटलेट्स एक एक करके थूक गटकने लगे। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि चाइनीज म्यूजिक वर्ल्ड शायद एक बड़े बदलाव की दहलीज पर है। एक बार जब मेरे लिखे गए गानों को एक एल्बम में संकलित कर हैनन पर रिलीज किया जाएगा तो उसके बाद जो चार्ट्स आएंगे वे उसकी कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। एक अकेले इंसान का आउटपुट पूरे चार्ट्स को साफ करने की काबिलियत रखता था। ये सोचते ही उनकी नजरें अनचाहे ही न्यू सॉन्ग स्टेज के ठीक ऊपर लगी बड़ी स्क्रीन की ओर मुड़ गईं। वे जानते थे कि एक बार सेरेना इस बार जीत गई तो इसका मतलब होगा कि एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का नजारा वाकई इस पल से बदलने वाला है। न्यू सॉन्ग का ये सीजन इसके इतिहास में सबसे हाई प्रोफाइल था। इस पल में सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की आंखें यहीं टिकी थीं। शंक्षी एंटरटेनमेंट, बिन्हाई एंटरटेनमेंट, टीएनमे एंटरटेनमेंट और बिजनेस की हर छोटी बड़ी कंपनी, उनके सीनियर लीडरशिप अपने अपने बोर्डरूम में इकट्ठा हो गए थे। मीडिया ने जो बात पकड़ी थी, भला वे उसे कैसे नोटिस नहीं करते। उन्होंने इसके बारे में पहले ही एक मीटिंग की थी, लेकिन उस समय उनमें से बहुत कम लोगों ने माना था कि मैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का बैलेंस बदलने के काबिल हूं। लेकिन अब चीजें अलग थीं। न्यू सॉन्ग में मैंने जिस डरावने लेवल का इन्फ्लुएंस दिखाया था, वो बिना किसी शक के उन्हें बता रहा था कि मैं पहले ही एक किंग के पावर लेवल के करीब पहुंच चुका हूं। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड शायद अभी उतना गहरा नहीं था, लेकिन मेरी पहुंच पहले ही एक भयानक पैमाने तक बढ़ चुकी थी। एक किंग की तुलना में शायद मुझमें सिर्फ एक डिफाइनिंग मोमेंट, निर्णायक क्षण की कमी थी। चाइनीज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जब से 4 हेवनली किंग्स धीरे धीरे पीछे हटे थे, तब से किसी ने भी इस तरह के प्रभाव का इस्तेमाल नहीं किया था। मैं पहला था, और जो बात इसे लगभग हास्यास्पद बनाती थी वो ये थी कि मुझे ठीक से इंडस्ट्री का हिस्सा, इनसाइडर भी नहीं माना जा सकता था। कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा इंडस्ट्री के किनारों पर मंडराता रहा और फिर भी इस तरह की पहुंच रखता था, यही बात इसे वाकई डरावनी बनाती थी। यिंग है एंटरटेनमेंट के बोर्डरूम में सीनियर एग्जीक्यूटिव्स का एक ग्रुप बड़ी स्क्रीन पर टकटकी लगाए हुए था, जहां न्यू सॉन्ग कॉम्पिटिशन रियल टाइम में स्ट्रीम हो रहा था। इस पल कैमरा मेरी तरफ मुड़ा और डेविड यांग की शांत आंखों में एक हलचल सी हुई। उन्हें अभी भी धुंधला सा याद था कि कुछ समय पहले ही मैं अकेले शहर आया था, उनके ऑफिस में कदम रखा था और उनसे एक ऐसी चीज मांगी थी जो उस समय नामुमकिन लग रही थी, एक टॉप टियर कॉन्ट्रैक्ट।
उस वक्त डेविड यांग ने मुझे केवल एक टैलेंटेड, निडर और काबिल नौजवान के रूप में देखा था जिसमें काफ़ी संभावनाएं थीं। लेकिन उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि महज 2 महीनों में ट्रेंडिंग चार्ट्स उनके पर्सनल बैकयार्ड की तरह हो जाएंगे। जहां मर्जी हो वहां एंट्री, और पूरे चाइनीज म्यूजिक सीन पर इस आदमी ने कब्जा कर लिया था। हाल ही में वायरल होने वाला हर गाना मेरा ही था। डेविड यांग ने एक लंबी सांस ली। वे समझ नहीं पा रहे थे कि खुश हों या परेशान। एक ऊंचे पेड़ को ही तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है। इस सब के बाद मेरे और सेरीना के लिए जिंदगी शायद आसान नहीं होने वाली थी। यहां तक कि उनकी अपनी कंपनी के अंदर भी कुछ विरोधी आवाजें उठने लगी थीं। हिस्सेदारी तो सीमित थी। अगर वो सब कुछ खुद खाना चाहता था तो बाकी सबके लिए क्या बचता। डेविड यांग की नजरें घूमी। उन्होंने बड़ी स्क्रीन को देखा। उनकी उंगलियां बिना सोचे टेबल की सतह को थपथपा रही थीं। बोर्डरूम में डेविड यांग से भी ज्यादा उलझी हुई मानसिक स्थिति में कोई और नहीं बल्कि नीचे बैठी एंजेला थी। वही शांत और सलीकेदार युवती। अब उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी वो धार थोड़ी खो दी है। उसने बड़ी स्क्रीन पर मुझे देखा। उसकी नज़र में एक जटिल भावना थी। पिछली बार फोन पर हुई बात के बाद से एंजेला ने मुझसे दोबारा संपर्क नहीं किया था, क्योंकि वो समझदार थी। उसने फोन पर मेरी आवाज में उस जानबूझकर बनाई गई दूरी को भांप लिया था। इस दौरान उसने अपनी भावनाओं को भी समझना शुरू कर दिया था। उसने खुद से ये स्वीकार किया कि उसके मन में मेरे लिए कुछ प्रशंसा और लगाव था। शायद इसकी शुरुआत पहली बार मुझसे मिलने पर हुई थी। शायद तब जब मैंने गाया था, ऑफिस में बस साधारण बने रहो। वो पक्का नहीं कह सकती थी कि कब मैंने उसके दिल में हलचल पैदा की। इतना टैलेंटेड और इतना सच्चा इंसान उसकी तरफ खींचे चले जाना मुश्किल नहीं था। वो भी कोई अपवाद नहीं थी। लेकिन वो ये भी जानती थी कि मैं केवल सेरीना का हूं। इसलिए उसने मुझे कभी परेशान नहीं किया और जानबूझकर मुझसे जुड़ी खबरों से दूरी बनाए रखी। अब मुझे दोबारा देखकर मैं पहले से कहीं ज्यादा चमकदार और प्रभावशाली लग रहा था। मेरे और सेरीना के बीच का कनेक्शन भी पहले से कहीं ज्यादा गहरा था। एंजेला ने अपना सिर झुकाया और एक शांत, कड़वाहट भरी मुस्कान दी। उसमें दोबारा देखने की हिम्मत नहीं थी। उसे ये भी नहीं पता था कि क्यों उसे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भावनाएं विकसित हो गईं जिसका पहले से ही परिवार है। वो बस इतना कह सकती थी कि भावनाएं बिना किसी चेतावनी के पैदा होती हैं और एक बार शुरू हो जाएं तो गहरी होती चली जाती हैं। इस पल यिंग है की तरह शांक्सी एंटरटेनमेंट ने भी अपने सभी सीनियर लीडरशिप को बोर्डरूम में इकट्ठा किया था। टेबल के हेड पर शांक्सी एंटरटेनमेंट के चेयरमैन टिएनशिनी बैठे थे। यिंग है के बोर्डरूम के गंभीर माहौल के मुकाबले शांक्सी एंटरटेनमेंट का मूड काफी रिलैक्स था। यहां तक कि टिएनशिनी के चेहरे के गाल उनकी हंसी के साथ कांप रहे थे। टिएनशिनी हंसते हुए बोले, एक हाथ उठाकर अपनी नाक पर टिके सुनहरे फ्रेम वाले गोल चश्मे को ठीक किया। अब ये दिलचस्प है, यह जेम्स रिवर्स कहीं से भी आकर म्यूजिक वर्ल्ड के ठहरे हुए पानी में थोड़ी हलचल मचा रहा है। अच्छा है उसके लिए। वैसे भी म्यूजिक हमारा फोकस नहीं है। फिल्म और टेलीविजन वो दिशा है जिस पर यह कंपनी बनी है। हा। कमरे में मौजूद अधिकारियों ने ये सुना और सब के सब ठहाके मारकर हंस पड़े। टिएनशिनी के बाईं ओर बैठे बोर्ड मेंबर ने तुरंत चापलूसी शुरू कर दी। चेयरमैन टिएन, आपकी स्ट्रैटेजी हमेशा की तरह शानदार है। एक किंग को लाकर आपने हर किसी को जेम्स रिवर्स की असली ताकत देखने का मौका दे दिया। अगर हम हारते भी हैं तो हमने कुछ खोया नहीं है। दूसरी कंपनियों को इस बारे में तनाव लेने दें। अगर हम जीतते हैं तो शांक्सी एंटरटेनमेंट की मां अन्यूनताज अपने नाम करती है। जीत हुई तो हम खुश हैं ही। हर तरफ से जीत हमारी ही है। यहां तक कि हार में भी एक चतुर छोटा सा फायदा छिपा है। टिएनशिनी ने अपनी पैनी छोटी आंखें झपकाईं और अपने बगल वाले बोर्ड मेंबर पर एक तारीफ भरी नजर डाली। चापलूसी के बारे में कहा जाता है कि वो कभी अपना निशाना नहीं चूकती। टिएनशिनी खुद से बेहद खुश महसूस कर रहे थे। जेम्स रिवर्स इस सब से थोड़े फायदे के साथ निकल सकता है, लेकिन टिएनशिनी कभी घाटे में नहीं रहता। इस वक्त सबसे बुरा हाल निस्संदेह टीएनमे एंटरटेनमेंट का था। न्यू सॉन्ग के इस सीजन में उनकी कंपनी के 2 डार्क हॉर्स कंटेस्टेंट्स के एक एक करके बाहर होने के बाद टीएनमे एंटरटेनमेंट ने शुरू में मान लिया था कि इस सब से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब चुपचाप घर बैठे उन पर आसमान से मुसीबत आन पड़ी थी। अकेले जेम्स रिवर्स ने हर किसी के प्लान को तहस नहस कर दिया था। बस ये सोचने मात्र से कि अब से इंडस्ट्री का हर चार्टिंग गाना मेरे द्वारा बनाया गया हो सकता है, उनके सीने डर से भींच रहे थे। टीएनमे एंटरटेनमेंट का बोर्डरूम इस पल गंभीर और बेजान था। चेयरमैन ल्यू गाओ के चेहरे पर हमेशा से भी ज्यादा गहरा गुस्सा था। क्या कोई मुझे बता सकता है कि लू कियान सेरीना के साथ क्या चल रहा है, और ये जेम्स रिवर्स आखिर आया कहां से है? एक शादीशुदा औरत जो 2 साल से इंडस्ट्री से बाहर थी, उसे अकेले एक आदमी ने वापस ऊपर उठा दिया। लू गाओ इस दौरान काफी थके हुए थे। वह एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश में थे और घर की चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके जाने के थोड़े ही समय में कोई व्यावहारिक रूप से घर ही लूट रहा होगा। अधिकारियों ने एक दूसरे को बेबसी से देखा।
उनमें से किसी को अंदाजा नहीं था कि ये मॉन्स्टर जैसा इंसान कहाँ से आया है। वे बस इतना जानते थे कि वे गाने वाकई में बिना किसी शक के बहुत अच्छे थे। अधिकारियों को एक एक करके खामोश बैठा देख एलियू गाओ आग बबूला हो गए। तुम सब के सब बेकार हो। तुम लोग बस ऐश करना जानते हो। तुम लोग बहुत लंबे समय से कंफर्ट जोन में रहे हो। तुम में संकट की जागरूकता का एक अंश भी नहीं बचा है। अभी के अभी यह तुरंत होना चाहिए। इस सब की शुरुआत कैसे हुई, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करो। जब तक ये समझ नहीं आता, कोई यहां से नहीं जाएगा। और पेड कमेंटर्स को काम पर लगाओ, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। यह राउंड मा अन्यून और किंग लू की जीत के साथ खत्म होना चाहिए। जेम्स रिवर्स को इसका इस्तेमाल करके अगले किंग टाइटल की ओर दौड़ लगाने में कामयाब मत होने देना। उसके इन्फ्लुएंस को जितना हो सके कम करो। साथ ही कल किसी को जेम्स रिवर्स से कांटेक्ट करने के लिए भेजो। उसका मन टटोलो, उसे बताओ कि हम एक मीटिंग सेट करना चाहते हैं। लियू गाओ ने एक ही सांस में अपनी बात खत्म की और अपनी नज़र वापस बड़ी स्क्रीन पर गड़ा दी। उन्होंने स्क्रीन पर मेरे मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा, और जितना ज्यादा उन्होंने देखा उतना ही उन्हें वो चिढ़ाने वाला लगा। बिग थ्री के अलावा जो विभिन्न छोटी और मध्यम स्तर की एंटरटेनमेंट कंपनियां भी इस पल अपनी चालें चल रही थीं। कुछ ने सद्भावना के साथ मेरी ओर बढ़ने का फैसला किया और दोस्ती के संकेत दिए। वहीं यिंग है एंटरटेनमेंट जैसी अन्य कंपनियों ने मेरे पूरी तरह से शिखर पर पहुंचने से पहले ही मेरी रफ्तार को कुचलने की कोशिश की। एक पल के लिए पूरे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में हलचल मच गई, और इस वक्त सबसे शांत जगह खुद न्यू सॉन्ग का वेन्यू ही था। हर कोई बिना पलक झपकाए बड़ी स्क्रीन पर रियल टाइम सपोर्ट परसेंटेज को देख रहा था। एक भी व्यक्ति ने जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इस पल स्क्रीन पर दोनों पक्षों के सपोर्ट परसेंटेज लगभग अनसुनी बराबरी टाई पर टिके हुए थे। इस पर विश्वास करना लगभग नामुमकिन था। हर ऑडियंस मेंबर, जज और कंटेस्टेंट्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे अविश्वास के साथ स्क्रीन को घूर रहे थे। एक टाई, इसका फैसला भला कैसे होगा? दोनों तरफ के सपोर्ट वोट्स की गिनती बिल्कुल एक ही नंबर पर आकर रुक गई थी। न्यू सॉन्ग के पूरे इतिहास को देखें तो इतनी बड़ी ऑडियंस बेस होने के बावजूद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति व्यावहारिक रूप से असंभव थी। समय पल पल बीतता जा रहा था, लेकिन वोटों की गिनती जैसे एक जगह जम गई थी। किसी भी पक्ष को एक भी नया वोट नहीं मिल रहा था। वोटिंग की समय सीमा अपने आखिरी पलों की ओर बढ़ रही थी। लाइव ऑडियंस ने अनचाहे ही अपना थूक गटका। क्या ये कंपटीशन वाकई इसी तरह खत्म होने वाला था? ठीक उसी समय जब हर किसी ने ये मानना शुरू कर दिया था कि शायद अंत ऐसा ही होगा, बड़ी स्क्रीन पर सेरेना के सपोर्ट वोट काउंट में अचानक हलचल हुई। दोनों पक्ष पिछले 5 मिनट से बराबरी पर थे। अब केवल 1 मिनट बचा था और सेरेना को अचानक एक और वोट मिल गया। उस पल पूरे वेन्यू में सामूहिक रूप से सबकी सांसें रुक गईं। दिल की धड़कनें किसी रोलर कोस्टर की सवारी जैसी थीं, जो सीधे सबकी गर्दन तक पहुंच गई थीं। तनाव अपने चरम पर था। क्या सेरेना वाकई जीतने वाली थी? बड़ी स्क्रीन पर काउंटडाउन शुरू हो चुका था। 60, 59, 58। उस पल चाहे लाइव ऑडियंस हो या लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स, हर कोई स्क्रीन के नंबरों के साथ सुर मिलाकर गिनती करने से खुद को नहीं रोक पाया। वो तनाव और उत्साह बिजली की तरह दौड़ रहा था। क्या मैं वाकई आज रात एक वेटरन किंग के खिलाफ उलटफेर वाली जीत हासिल कर पाऊंगा? इस तरह की कमबैक स्टोरी ही तो है जिसे ज्यादातर लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इस मोड़ पर कंपटीशन का अब सेरेना और मां अन्यून से जैसे कोई लेना देना ही नहीं रह गया था। हर कोई बस ये जानना चाहता था कि क्या मेरी लोकप्रियता किंग लू से आगे निकल गई है। और ठीक उसी समय जब हर कोई जोश में था और काउंटडाउन 40 पर पहुंचा, मां अन्यून के सपोर्ट वोटों की गिनती में अचानक एक उछाल आया। वेन्यू में एक और सिसकी गूंज उठी। फिर से मुकाबला बराबर हो गया था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबकी उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया। मां अन्यून के वोटों की गिनती में आए उस उछाल के बाद वो रुका नहीं। कुछ ही सेकंड्स के अंदर इसमें फिर से उछाल आया। एक स्थिर और साफ दिखाई देने वाली रफ्तार से 2 और वोट बढ़ गए। इस साफ तौर पर असामान्य घटनाक्रम ने वेन्यू में मौजूद हर व्यक्ति की भौहें चढ़ा दी। जो कोई भी ये वोट डाल रहा था वो सैन्य सटीकता, मिलिट्री प्रिसिजन के साथ काम कर रहा था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे साधारण फैंस अंजाम दे सकें। वोटों की गिनती का इस तरह प्रोफेशनल और एक समान रफ्तार से बढ़ना बिल्कुल किसी असेंबली लाइन के काम जैसा लग रहा था। इसे देखकर हर किसी के मन में बेचैनी होने लगी। ऑडियंस अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाई थी कि क्या हो रहा है, लेकिन जजों, स्टेज पर मौजूद कंटेस्टेंट्स और बैकस्टेज से देख रहे रेन चाओ को उस पल सब साफ समझ आ गया। किसी ने पेड वोट मैनिपुलेटर्स, वोट खरीदने वाले को काम पर लगाया था। रेन चाओ ने अपनी मुट्ठी भींच ली। ये दूसरी बार था। दूसरी बार किसी ने उनके प्रोग्राम में हेराफेरी करने की कोशिश की थी। और सबसे बुरा हिस्सा ये था कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। इस सीजन में जब उन्होंने कंटेस्टेंट्स को इनवाइट किया था तो कई ऐसी खामियां जो पहले कभी सामने नहीं आई थीं, अब दिखने लगी थीं।
उन्होंने हर कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया था कि कोई वोट मैनिपुलेशन नहीं होगा, लेकिन अब कोई खुलेआम ऐसा कर रहा था। रेन चाओ जानते थे कि ये शंक्षी एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की पेनल्टी उस फायदे से कहीं ज्यादा थी जो मा अन्यून के जीतने से मिल सकता था। और इसके अलावा ये तो फिनाले का सिर्फ दूसरा राउंड था। चैंपियनशिप कौन जीतेगा ये अभी तय नहीं था। यिंग है एंटरटेनमेंट की संभावना और भी कम थी क्योंकि सरीना उनकी अपनी कंटेस्टेंट थी। अब बचे टीएनमी एंटरटेनमेंट और वे छोटी मध्यम दर्जे की एंटरटेनमेंट कंपनियां। रेन चाओ तुरंत उनका गणित समझ गए। कुछ लोग ऐसे थे जो बस मुझे ऊपर उठते हुए नहीं देखना चाहते थे। भले ही रेन चाओ अब समझ चुके थे कि क्या हो रहा है, वे बेबस थे। वे सिर्फ एक डायरेक्टर थे। इन कंपनियों पर उनका कोई बस नहीं था। यहां तक कि उनके पीछे खड़ी कंपनी भी इतने सारे प्रतिस्पर्धी समूहों के खिलाफ नहीं टिक सकती थी। ये एंटरटेनमेंट वर्ल्ड था। ये लानत भरा एंटरटेनमेंट वर्ल्ड वाकई सुधार के परे था। रेन चाओ ने अपने सामने वाली टेबल पर घूंसा मारा। जबड़ा भींचते हुए उन्होंने अपनी बात कही। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस लेने लगे। आखिरकार अपनी भावनाओं को शांत करने के बाद रेन चाओ की नजरें स्थिर हो गईं, जैसे उन्होंने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। उन्होंने अपनी जेब से फोन निकाला और कंपनी का नंबर डायल किया। स्टेज पर सामने की ओर ऑडियंस वोट के फाइनल नतीजे आ चुके थे। मा अन्यून ने कई हजार वोटों के अंतर से जीत हासिल कर ली थी, लेकिन उनके और किंग लू के चेहरे पर खुशी का कोई नामो निशान नहीं था। इस तरह से हासिल की गई जीत उनके कलाकार होने की पहचान पर किसी अपमान से कम नहीं थी। वेन्यू जो अभी तक तनाव के चरम पर था, अब भयानक रूप से ठंडा पड़ गया था। नीचे बैठी ऑडियंस जैसे सुन्न खड़ी थी। अगर अंत में कुछ वोटों या कुछ दर्जन वोटों से पासा पलटता तो वह पूरी तरह अपेक्षित होता। हमेशा कोई न कोई देर से वोट करता ही है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पूरी तरह सिंक्रोनाइज तरीके से वोटों का अचानक बढ़ना बहुत अजीब था। लाइव स्ट्रीम में लोगों ने पहले ही शक जताना शुरू कर दिया था। ऑडियंस की आंखें तेज थीं। इतनी साफ तौर पर गलत चीज वे बेवकूफ नहीं थे। क्या चल रहा है? अभी मेरा दिल लिटरली गले तक आ गया था और फिर अचानक ये हो गया। फिर से हेरा फेरी? यह सही नहीं लग रहा। मां अन्यून के पास जीतने का मौका तो था ही। अभी भी दर्जनों सेकंड्स बचे थे। मुझे किंग लू के कैरेक्टर पर भरोसा है। प्रोडक्शन टीम इतनी बेवकूफ नहीं होगी कि ऐसी हरकत करे। शायद बाहर का कोई व्यक्ति मामला बिगाड़ रहा है। पेड वोट मैनिपुलेशन, पेड वोट मैनिपुलेशन। फिर गिनती का क्या? आप इस बारे में क्या कर सकते हैं? हार तो हार है। हम अभी भी एक और राउंड पकड़ सकते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते। ये वोटिंग नंबर्स साफ तौर पर नॉर्मल नहीं है। तो क्या सरीना बस हारने की हकदार है? जो भी हो, बस नतीजा देखते हैं। देखते हैं कि प्रोडक्शन टीम क्या कहती है। नतीजा पहले ही आ चुका था। चीजें चाहे जिस तरह भी सामने आई हों, होस्ट चेन शुआ को अभी भी घोषणा करनी थी। उन्होंने बेबसी भरे अंदाज में अपना माइक्रोफोन उठाया। उन्होंने बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि डायरेक्टर रेन चाओ को बैकस्टेज से जल्दी में बाहर आते देखा, जो चेन शुआ के पास झुककर धीरे से कुछ कह रहे थे। उनकी बात सुनने के बाद चेन शुआ ने साफ राहत के साथ माइक्रोफोन रेन चाओ को थमा दिया। रेन चाओ ने माइक्रोफोन लिया, स्टेज पर मौजूद चारों लोगों की ओर हल्का सा सिर हिलाया और फिर ऑडियंस की ओर मुड़े। नमस्ते आप सभी को, हम फिर मिले। मैं इस शो का डायरेक्टर रेन चाओ हूं। अब से आगे की होस्टिंग मैं संभालूंगा। कंपटीशन का रिजल्ट अब सामने आ चुका है। भले ही वोटिंग पीरियड में काफी उथल पुथल रही और नतीजा वो नहीं था जिसकी बहुत से लोगों ने उम्मीद की थी, लेकिन तथ्य जैसा है वैसा ही है। रेन चाओ ने नीचे ऑडियंस की तरफ देखा। उनकी आवाज नपी-तुली और गंभीर थी। कैमरा ठीक उसी वक्त मेरी ओर मुड़ गया। लाइव स्ट्रीम में भी सन्नाटा छा गया। हर कोई जानना चाहता था कि वो क्या करने वाले हैं। जहां तक उन एक्स्ट्रा वोटों की बात है जो अंत में सामने आए, मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि क्या हुआ। इस स्थिति का पैदा होना हमारी प्रोडक्शन टीम की विफलता है। ये खुद एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की भी विफलता है। इस प्रोग्राम के डायरेक्टर के तौर पर आज कंटेस्टेंट सरीना को चैंपियनशिप जीतते हुए न देख पाने का मुझे वाकई अफसोस है, लेकिन कंटेस्टेंट मां अन्यून जीत पाई, इसके लिए मैं सच में खुश हूं, क्योंकि मेरी नज़र में उन दोनों की परफॉर्मेंस इस कॉम्पिटिशन को जीतने के लायक थी। जहां तक नतीजे की बात है, मां अन्यून अभी भी इस राउंड की विनर है। मेरे दिल में वे दोनों ही चैंपियंस हैं। रेन चाओ के इन शब्दों को खत्म करने के बाद ऑडियंस से कुछ फुसफुसाहटें उठीं, लेकिन वे जल्दी ही शांत हो गईं। वे वोटिंग नंबर्स को लेकर शायद असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन वे मां अन्यून और किंग लो की असली काबिलियत का सम्मान करते थे। वेन्यू फिर से शांत हो गया और तभी रेन चाओ ने अपनी बात जारी रखी। एक और चीज है जिसकी मुझे घोषणा करनी है, और वो ये कि न्यू सॉन्ग का ये सीजन आज यहीं खत्म होता है। मैं आपको देखने का एक संतोषजनक अनुभव प्रदान न कर पाने के लिए माफी चाहता हूं। भविष्य में हम निश्चित रूप से कंपटीशन के फॉर्मेट में सुधार करेंगे। न्यू सॉन्ग के अगले सीजन में ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। भले ही इस सीजन ने कोई ऑफिशियल चैंपियन नहीं दिया,
लेकिन मेरा मानना है कि असली चैंपियन आप में से हर एक के दिल में बसता है। रेन चाओ ने ये सब पूरी गंभीरता और ईमानदारी के साथ कहा और फिर हैरान और निराश चेहरे वाली ऑडियंस के सामने गहरा झुककर अभिवादन किया। तभी वे माफी मांगने वाले अंदाज में स्टेज पर मौजूद चारों लोगों की ओर मुड़े। उन चारों ने रेन चाओ को एक छोटी सी मुस्कान दी। उनके मन में उस फैसले को लेने के साहस के प्रति एक सम्मान था। आखिरकार हर किसी में वो हिम्मत नहीं होती जो उन्होंने दिखाई थी। न्यू सॉन्ग का अंत बस इस तरह हो गया, एक दमदार शुरुआत जिसका अंत कमजोर रहा। कोई चैंपियन नहीं। एंटरटेनमेंट के पूरे इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि कोई प्रोग्राम ठीक से टेलीकास्ट पूरा किए बिना ही खत्म हो गया हो। ये अब तक का सबसे असफल प्रोग्राम था, साथ ही ये सबसे सफल भी था। इसी प्रोग्राम की वजह से ज्यादातर लोग जान पाए थे कि मैं कौन हूं, और इसी प्रोग्राम ने कई ऐसे गाने दिए थे जो चार्ट्स पर छा जाने के काबिल थे। ऑडियंस के लिए ये दुख की बात थी, लेकिन उनके दिलों में चैंपियन पहले ही तय हो चुका था। सिटी स्टेडियम के बैकस्टेज में स्टाफ वेन्यू की सफाई कर रहा था। हम चारों और रेन चाओ एक तरफ खड़े होकर अपने सामने के मंजर को एक खामोश नुकसान के एहसास के साथ देख रहे थे। एक प्रोग्राम जो इतना अच्छा था, बस इस तरह खत्म हो गया। उन शुरुआती दिनों की चमक उन सबके जहन में ताज़ा थी। किसी ने नहीं सोचा था कि इसका अंत ऐसा होगा। रेन चाओ खासकर उस पल में थोड़े बूढ़े लगने लगे थे। ये प्रोग्राम उनकी मेहनत का नतीजा था और बस पल भर में सब खत्म हो गया। ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि दोबारा कभी इतना रोमांचक कंपटीशन देखने को मिलेगा। इस मोड़ पर चारों जज भी अपना सामान समेटकर वहां आ गए। सू शाओएन रेन चाओ को काफी करीब से जानते थे। उन्होंने पस्त और पस्तहाल दिख रहे रेन चाओ को देखा और उनके कंधे पर थपकी दी। खुद पर ज्यादा सख्ती मत करो। अब जब बात यहां तक आ ही गई है तो बस आगे के लिए चीजों को और पुख्ता कर लेना। रूल्स सही कर लो, बस उतना ही काफी होगा। रेन चाओ ने एक कड़वी हंसी के साथ अपना सिर हिलाया। काश ये इतना आसान होता, क्योंकि मैंने कंपटीशन को जल्दी खत्म करने के लिए मजबूर किया। पेनल्टी फीस ने इस सीजन की सारी कमाई खत्म कर दी है। अब मैं डायरेक्टर के अपने पद पर बना रह पाऊंगा या नहीं, इस पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इतना सीरियस है? सू शाओएन दंग रह गए। जाहिर है उन्हें नहीं पता था कि हालात इतने गंभीर हैं। रेन चाओ ने हाथ हिलाकर बात टाल दी, जैसे वे इस पर और चर्चा नहीं करना चाहते हों। वहां मौजूद हर किसी ने एक दूसरे को देखा, समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। मैंने सेरीना का हाथ थाम रखा था और अधेड़ उम्र के रेन चाओ को देख रहा था। उनके साहस और चरित्र के प्रति मेरे मन में और भी गहरा सम्मान जाग उठा। ऐसा फैसला ज्यादातर लोग सच में नहीं ले पाते। रेन चाओ ने भी उस अजीब माहौल को महसूस किया जो उनकी वजह से बन गया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे जो चाहो वो बात करो, मेरी स्थिति की चिंता मत करो। अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है ना? रेन चाओ के खुद ऐसा कहने पर हर कोई उस असहज माहौल से बाहर आ सका। किंग लू, जो सबसे बड़े थे, उन्होंने सबसे पहले नया टॉपिक शुरू किया। उन्होंने मेरी ओर देखा और तारीफ भरे अंदाज में कहा, इस बार सबसे बड़ा सरप्राइज तुम थे। मैं अभी से इसकी कल्पना कर सकता हूं। आने वाले सालों में चाइनीज म्यूजिक वर्ल्ड के शिखर पर एक सीट होगी जिस पर तुम्हारा नाम लिखा होगा। किंग लू की नजरें सच्ची सराहना से भरी थीं, और इससे मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने प्रशंसा के लायक ऐसा कुछ नहीं किया था। ये सब उन लोगों का काम था जो मेरी मूल दुनिया में मुझसे पहले आए थे। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, शाओ चेन बीच में बोल पड़े। बिल्कुल, किंग लू एकदम सही कह रहे हैं। जेम्स रिवर्स, तुम इतने टैलेंटेड हो। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे कभी तुमसे गाना लिखवाने का सम्मान मिलेगा। वहां मौजूद सभी लोगों ने सू शाओएन की बात सुनी और उनकी आंखें चमक उठीं। वे सब मेरी ओर देखने लगे। वेटरन कलाकार होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से अपना एक बेहतरीन गाना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि उनके पास गानों की कमी थी, बल्कि उनके पास असाधारण गानों की कमी थी। वे अच्छी तरह समझते थे कि ये लड़का इतना खास क्यों है। असल में मैंने जो कुछ भी लिखा था वो टॉप टियर था। मैंने उनके चेहरों पर वो भूखी हुई अभिव्यक्ति देखी और जल्दी से हाथ हिलाया। आप सभी मेरे सीनियर्स हैं, कृपया इस तरह मेरी तारीफ न करें। अगर आगे चलकर मौका मिला तो मैं निश्चित रूप से कोशिश कर सकता हूं। तो ये तय रहा। सेरीना, अब तुम जलना मत। मुझे तभी एहसास हुआ कि सू शाओएन काफी नेचुरल कॉमेडियन है। जैसे ही उनके शब्द खत्म हुए, सेरीना का चेहरा हल्का गुलाबी हो गया। उसका हाथ अभी भी मेरे हाथ में था, जैसा कि शुरू से था। शाओ चेन की छेड़खानी सुनकर उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। मैं जेम्स रिवर्स से नहीं जलूंगी। जब गाना लिखने की बात आती है तो उसका हमेशा अपना दिमाग होता है। शाओ चेन ने यह सिर्फ मजाक में कहा था, लेकिन सेरीना को इतना संजीदगी से जवाब देते देख वे रुके और फिर सब हंस पड़े। उनमें से किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि स्टेज पर इतनी चमकने वाली सेरीना असल जिंदगी में इतनी कोमल और मासूमियत से संजीदा इंसान होगी। ग्रुप इकट्ठा हुआ और कुछ देर तक बातें और हंसी मजाक चलता रहा। अलग होने से पहले रेन चाओ और किंग लू सहित सभी जजों ने मुझे वी चैट पर ऐड किया।
जहां तक माँ अन्यून की बात है, उसने मुझे ऐड नहीं किया, लेकिन उसने सेरेना को दोस्त के तौर पर ऐड कर लिया। कंपटीशन के इन 2 राउंड्स के बाद वे दोनों एक दूसरे से काफी अच्छी तरह परिचित हो गए थे। पूरा ग्रुप स्टेडियम से बाहर निकला और अपने अपने रास्ते चल दिया। आमतौर पर इंडस्ट्री के रिवाज के मुताबिक जब कोई प्रोग्राम पूरी तरह खत्म होता है तो हर कोई रैप पार्टी के लिए इकट्ठा होता है और प्रोग्राम के सफल समापन का जश्न मनाता है। लेकिन इस बार शो के अप्रत्याशित अंत के कारण रैप पार्टी कभी नहीं हुई। जब माँ अन्यून कंपनी की वैन में बैठी तो उसने खिड़की से देखा कि सेरेना और मैं अपनी कार में बैठते समय बात कर रहे थे। फिर हमारी कार उसकी कार से आगे निकल गई। कार को एग्जिट से ओझल होते देख माँ अन्यून के चेहरे पर सोचमग्न और थोड़ी दूर की अभिव्यक्ति थी। वो सच में सेरीना से ईर्ष्या करती थी। उसने सोचा कि सेरीना टैलेंटेड थी, उसका व्यक्तित्व शानदार था और वो सुंदर थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके पास एक अच्छा पति था। अभी जब वे सब साथ बात कर रहे थे, कमरे में एक किंग सहित इतने सारे वेटरन कलाकार मौजूद थे, और फिर भी हर बातचीत घूम फिरकर मेरी ही तरफ आ रही थी। वो और सेरीना दोनों एक ही कंपटीशन के कंटेस्टेंट्स थे, लेकिन साफ तौर पर वे दोनों अब एक ही लेवल पर नहीं थे। इसकी वजह ये थी कि सेरीना के पास मैं था